सैनिक हैरान, फिंडल तो अग्नि में जलती गाड़ी में बैठा पूछ रहा था, ये क्या हुआ? उसके दिमाग में गिनती दौड़ी। आरो के पास मुश्किल से 10,000 होंगे। यहाँ सप्रेशन फोर्स की कुल संख्या 50,000। व्लाद के 40,000 को बांधकर वो बाकी 10,000 से खाली किला पकड़ने वाला था। योजना बिल्कुल साफ, बिल्कुल आसान। लेकिन सामने अचानक पूरे दस्ते खड़े थे। कहां से आए? उसके सारे आदमी कहां गए? बैंगनी आभा वाले सैनिक उसके सामने उभर आए। फिंडल की आंखें फट गई। ये इल्यूजन? और फिर कैरेज के चारों ओर आग फूट पड़ी। एक धमाका। शेरल नीचे उतरी और बोली, मैंने कहा था उतरो। उसका पैर जमीन से लगा। मलबे के पास जाकर उसने स्टाफ देखा। ये कैसे हो गया? मैंने तो बस पहिए उड़ाने थे। ये इतना बड़ा धमाका कैसे? चलो कोई बात नहीं, लगता है मैं और ताकतवर हो गई हूं। तभी मलबे से एक हाथ निकला। फिंडल निकल आया। चीखते हुए पूछ रहा था उसके सैनिक कहां गए। शेरल ने उसके माथे पर स्टाफ मारा। वो गिर पड़ा। डराया उसने। इधर दीवारों पर काले साए कूद कर अंदर घुसे। आरो की मुख्य सेना व्लाद को रोक रही थी और यहाँ किला बिल्कुल खाली। दरवाजे खुले। किला पलक झपकते कब्जे में चला गया। सैनिक किले के आंगन में पहुंचे। सब कुछ वैसा ही जैसे फिंडल की योजना में था, बस एक फर्क, यहाँ सारी जनता पहले ही बाहर निकाली जा चुकी थी। किले के अंदर खड़े योद्धाओं के चारों तरफ नीला नूर था। जाहिर था किला एक तरह से दुश्मन का जाल बन चुका था। शेरल ने स्टाफ पकड़े सोचा, इतने अनइक्वल हालात में फिंडल की सोच समझ में आती है। इंसान हमेशा इंसानी दिमाग से ही योजना बनाता है। 3 हफ्ते पहले आरो इसी दीवार पर खड़ा यही सोच रहा था। सामने 1 लाख की फौज और उसके पास मुश्किल से 10,000। चाहे ब्लैक कॉन्टिनेंट की मदद आए भी, उसका इस्तेमाल तो बादशाह की फौज के खिलाफ होना था। एक आदमी होकर वो लाखों का चट्टान कैसे रोक सकता है? उसने सामने लाशों का ढेर और बर्बादी की तस्वीरें सोची और माना कि जीत भी मिली तो नुकसान डरावना होगा। फिर मन ही मन पूछा, क्या इससे बेहतर तरीका नहीं? हवा में उसका लाल चोगा हौले से हिला और वो गहरी सांस लेता रह गया। वो नजरें दूसरी तरफ करके खड़ा था। तभी किसी की आवाज आई कि लगता है उसके पास काफी काम है। काइनस उसके पास आकर रुक गया और पूछने लगा कि क्या उसने कभी टैबूज के बारे में सुना है। आरो ने उसे देखकर कहा कि उसने कभी नहीं सुना। अपनी आंखें बंद करके ड्रैगन समझाने लगा कि बहुत समय पहले जब इंसान ड्रैगन की पूजा कम करने लगे थे तो खुदा ने जलकर उनकी कौम को चेतावनी दी थी। काइनस दीवार के पास खड़ा आगे बोला कि उन्हें कहा गया था कि इंसानी मामलों में ज्यादा दखल मत देना वरना सजा मिलेगी। ये एक चेतावनी थी। लाल बालों वाला आरो चुपचाप उसे देखता रहा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला कि टेंशन मत ले, वो यकीन दिलाता है कि उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। उसके पास छोटे छोटे चिंगारियां चमकी और आसमान की तरफ देखते हुए वो बोला कि अगर वो कह दे कि उन खुदाओं की ताकत जो उन्हें सजा देने की धमकी देते थे अब कमजोर हो चुकी है तो। काइनस ने मुड़कर कहा कि अगर वो इस जंग में अपने दुश्मनों को पूरी तरह मिटा भी दे फिर भी अब कोई खुदा नहीं जो उसे सजा दे सके, वो क्या कहेगा? आरो हैरानी से बोला, क्या खुदा गायब हो गए? काइनस ने सिर हिलाते हुए कहा कि वो उनकी मौजूदगी साफ महसूस नहीं कर पाता, बस थोड़ा बहुत। उसने एक काली शक्ल की तस्वीर दिमाग में पकड़ी और भौहें चढ़ाकर बोला कि उल्टा उसे अविरक की ताकत बढ़ती महसूस होती है। वही प्राचीन देवता जिसने उनकी नस्ल बनाई थी। काइनस की हथेली में नीली रोशनी का गोला उभरा और वो बोला कि मतलब उसकी ताकत भी तेजी से बढ़ रही है। आरो ने उसे देखा और शक में पूछा कि क्या ये सच है, जिस पर उसने कहा। नीली आग हथेली में थामे ड्रैगन बोला कि वो इस ताकत को आने वाली जंग में बहुत काम में ला सकता है। दाढ़ी वाला आदमी बोला कि एक और बात है, लेकिन आरो ने उसके कंधे पकड़कर जोर से कहा कि उसे समझ आ गया। उसकी आंखों में जोश था। वो बोला कि इस लड़ाई को ऐसे भी जीता जा सकता है कि एक भी इंसान या फौजी कुर्बान न हो। वो टॉवर के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। काइनस का मुंह खुला रह गया और वो थोड़ा हैरान होकर बोला कि मिस शेरल की ताकत भी तेजी से बढ़ रही है। कमरे में एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था। फिंडल की आंखें बंद थी। उसने पूछा कि उसके सारे सिपाही कहाँ गए। सामने वाला आदमी सिर झुकाकर बैठा था। फिर डर के मारे ऊपर देखा और बोला उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे और फिंडल को शक था कि वो अभी जिंदा है। वो कमरे के बीच किसी कैदखाने में बैठा था। उसे कुछ दिख नहीं रहा था। उसने दांत भींचे। कमरे में बैठे दूसरे आदमी ने पूछा कि क्या वो जिंदा है। पास ही व्लाद भी बंधा बैठा था और फिंडल ने उसे पहचान लिया। कुर्सी हिलाने की कोशिश करके उसने पूछा कि क्या हुआ था।
और तभी उसे ड्रैगन की आवाज याद आई कि वो आरो के हाथ लग चुका है और आरो उससे बात करना चाहता है। क्या वो समझ सकता है कि वो कहाँ है? व्लाद ने हल्का सा सिर घुमाया और बोला कि वो कुछ सुन नहीं पा रहा। शायद वो कैदखाने के अंदर है। क्या उसने अभी ड्रैगन कहा? वो बोला कि ये जगह कैदखाने जैसी तो लग नहीं रही। तभी आवाजें आई और दोनों तंग गए। व्लाद ने पूछा, क्या ये ड्यूक आरो है? लड़के ने हल्की खुली जुबान से कहा, हाँ। बंधा हुआ आदमी बोला कि उसे लगा था आरो बात करना चाहता है, लेकिन ये क्या कर रहा है? फिंडल की तरफ देखते हुए आरो बोला कि जब सब आ जाएंगे तब शुरू करेंगे। किसी ने पूछा कि क्या इनके अलावा भी कोई है? आरो ने कहा कि अभी पता चल जाएगा। ऊपर सोने का झूमर चमक रहा था। लड़के ने उंगलियां चटकाई और बोला कि अब सब आ चुके हैं, शुरू करते हैं। किसी ने कैदियों के चेहरे से पट्टियां हटा दी। व्लाद आगे घूरने लगा। उनके चेहरे हैरानी से तिरछे पड़ गए। उनके सामने बेरेन आराम से बैठी थी। सब एक लंबी टेबल पर बैठे थे। किसी ने चिल्लाकर कहा कि उसने सप्लाई रास्ता रोकने पर हामी भरी थी। फिर वो यहाँ कैसी? कड़क चेहरे वाले आदमी की मुट्ठी भींच गई। औरत की तरफ देखते हुए उसने पूछा, क्या इसने हमें धोखा दिया है? वो मुस्कुराई और दोबारा पूछा। व्लाद ने टेबल पर मुक्का मारा। एक नाइट ने तलवार निकाली, लेकिन आरो ने हाथ रखकर रोक लिया। व्लाद की कनपटियां गुस्से से फूल उठीं। उसने बेरेन को बोला कि सच बोले, उसकी जिंदगी इसी पर टिकी है। औरत ने सांस छोड़ी, आंखें बंद की और पूछा, उनके मिशन का असली मकसद क्या था? आदमी की आंखें फैल गई। दगाबाज आरो को हराना। सुनहरी बालों वाली ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, हमने 2 हफ्ते पहले स्ट्रैटेजी मीटिंग में क्या डिसाइड किया था? सब उस पर घूरने लगे। फिंडल बोला कि वो ड्यूक आरो को हराकर बचे हुए सैनिकों का इस्तेमाल करना चाहते थे। बेरेन हाथ बांधकर बैठी। तभी एक तेज चमक फैली। चमक में बेरेन सामने आई, कभी शाही घराने की बड़ी बेटी क्रिस्टीना की, जो एम्परर जेरोन की बहन थी। ऊपर क्राउन पर क्रॉस दिखा रहा था कि वो औरत होने की वजह से और माँ की तरफ से रॉयल ब्लड होने के बावजूद हकदार नहीं थी। उसके पास एक लड़का खड़ा था, उसका बेटा टेस, जो तख्त का हकदार था प्रिंस फिलिप के बाद, और फिलिप अगर बिना वारिस मरे तो टेस लाइन में होता आरो के बाद। औरत घुटनों पर बैठी थी, उसी शौक से कि उसका बेटा तख्त संभाले। सबने हाथ मिलाए और बेरेन ने ठान लिया कि आरो के साथ मिलकर जेरोन को हटाएगी। दागदार चेहरे वाले की आंखें फैल गई। पैर मोड़कर बैठी बेरेन ने कहा कि ड्यूक आरो तो असल में उनका टारगेट था ही नहीं। फिंडल ने कहा कि उसी ने ड्यूक आरो को हटाने का आइडिया दिया था। बेरेन ने आरो की तरफ इशारा करके कहा कि वो इस लड़ाई में मर चुका होगा, तो टेंशन क्यों? सब उलझन में थे। आरो पास आकर बोला कि जैसे उसने कहा था, वो उसकी मौत का ऐलान करेंगे। हवा उसके बालों पर पड़ी। वो बोला कि एक भव्य राजसी अंत्येष्टि होगी। औरत के कंधे पर हाथ रखकर आरो बोला कि अगर किसी रॉयल के लिए ऐसी बड़ी फ्यूनरल हो तो एम्परर को आना ही पड़ेगा। व्लाद ने पूछा, तो मतलब उस वक्त हम एम्परर जेरोन पर वार करेंगे? आरो ने सिर हिलाया। हाथ फैलाकर उसने पूछा कि वो लोग क्या कहते हैं। व्लाद ने तीखी नजर से कहा कि बताओ क्या करना चाहते हो। आरो ने तलवार आगे की और तेज रोशनी उसके चारों तरफ फैली। उसने पूछा कि क्या वो एम्परर को गिराकर नया दौर लाएंगे या यही अपना अंत पाएंगे। सबके चेहरों पर साया उतर आया। व्लाद ने आंखें बंद कर सिर हिलाया। फिंडल ने भी हाँ कहा कि कोई भी इंसान मौजूदा एम्परर से बेहतर है, लेकिन उनके योगदान को याद रखा जाए। आरो ने तलवार पीछे की और पूछा कि वो मरने कहा और कैसे वाला प्लान क्या है। बेरेन ने उंगलियां जरा मोड़ी और बोली कि एक शानदार फ्यूनरल के लिए एक बेहतरीन मंच चाहिए। बाहर नाइट्स भाले पकड़े खड़े थे। वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे। ऊपर खड़ा आदमी नीचे झांककर हाथ हिलाकर चिल्लाया कि जल्दी करो और ज्यादा सामान लाओ। लकड़ी की बाल्टी भरी थी, एकदम बड़े बड़े पत्थरों से। पुजारी ने इशारा किया कि सब दीवार से नीचे फेंक दो। पत्थर नीचे गिरे। एक पत्थर नाइट के चेहरे पर लगा और वो चिल्लाता हुआ दीवार से नीचे गिर पड़ा। मैज वही खड़ा सोच रहा था कि उसने समझा था ये आसान होगा, पर ये लोग उम्मीद से ज्यादा लड़ रहे थे। सलाखों को देखते हुए वो सोच रहा था कि उम्मीद है उसे उन्हें इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी महाराज को निराश नहीं कर सकता। उसने चमकता हुआ स्टाफ आगे बढ़ाया। हरी रोशनी और तेज हो गई। गेल का मुंह खुद ब खुद खुल गया और वो चीख उठा। एक तेजाब जैसी धमाका हुआ और हरे रंग की किरणें चारों तरफ बिखर गई। वो सीधा किले के गेट की तरफ जा टकराई और चिंगारियां उड़ने लगी। लोहे की सलाखें टूट कर गिर गई। धूल हर तरफ फैल गई। नाइट्स मुड़कर मैच की तरफ देखने लगे और फिर वो सब भागते हुए किले की तरफ बढ़ गए।
पुजारी दरवाजे की तरफ घूरकर टेंशन में पूछ रहा था कि आरो आखिर पहुंचेगा कब। उसी वक्त आरो जंगल के रास्ते घोड़ा दौड़ाता रहा था, पीछे पूरी नाइट्स की टुकड़ी। पीछे देखते हुए वो चिल्लाया कि दुश्मन बिल्कुल सामने है। जैसे ही वो किले के करीब पहुंचे, गेल ने मुड़कर आरो को पहचान लिया। उसने स्टाफ आगे उठाया और उसके सिरे पर हरे रंग का चमकता गोला बन गया, जिससे बिजली जैसी किरणें निकली और सीधा आरो की तरफ बढ़ने लगी। वो बिजली उसके चेहरे के बिल्कुल करीब पहुंच रही थी कि अचानक काले रंग का एक बड़ा ड्रैगन आसमान में उभरा। उसने मुंह खोला और आग का एक विशाल लपटों वाला धारा नीचे फेंक दी, जिसमें आरो की पूरी आकृति आग में गायब हो गई। गेल की आंखें बंद हो गई, जबकि बाकी के आदमी हिल कर रह गए। धुआं साफ हुआ, ड्रैगन उड़ गया और पुजारी घुटनों के बल गिरकर रोते हुए बोला, अगर आरो मर गया तो फिर होली किंगडम का क्या होगा। गेल ने अपना स्टाफ पकड़ा हुआ था और उसे खुद भी यकीन नहीं था कि उसके महाराज की यही मुराद थी। पेड़ जल चुके थे, ड्यूक आरो मरा हुआ माना जा चुका था। किले के ऊपर पक्षी उड़ते हुए आसमान में उस खबर को लिख रहे थे, जिसने पूरे महाद्वीप को हिला दिया। फिलिप पत्र पकड़े खुश मुस्कुरा रहा था। कुछ लोग इस खबर से बेहद राहत महसूस कर रहे थे, कुछ मायूस थे और एम्परर ज़ेरोन गुस्से और उलझन में वो खबर पढ़ रहा था। सफेद कपड़ों में बैठे एक आदमी ने दांत भींच लिए। कुछ लोग बिल्कुल टूट चुके थे। एक संत की उंगलियां कांप रही थी। उसने पूछा कि क्या उसका शरीर सच में मिट चुका है। आदमी झटके से उठा और बाहर निकल गया। एक गोल मेज पर लोग बैठे थे। बीच में एक सफेद चायदानी रखी थी। दो औरतें आमने सामने बैठी थी। सिसिलिया ने चाय का घूंट लिया, चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोली कि ये कितनी स्वादिष्ट है। इजाबेल ने भी चाय रखकर पूछा कि क्या उसने सोचा कुछ। सिसिलिया ने आंखें बंद करके कहा कि वो विवियन चर्च की सेविका है, उसे किसी सोच विचार की जरूरत नहीं। सामने बैठे लड़के ने वादा किया कि वो रेलिक वापस कर देगा। सीधे उनके पास नहीं है तो वो इसे उसकी देह में ही डाल देंगे, बस थोड़ी देर उधार चाहिए। सिसिलिया का चेहरा बिगड़ गया। इजाबेल बोली कि सेंट विवियन होने के नाते वो रेलिक उसे सौंपना उसका फर्ज है, और जिस दिन अविरक दोबारा जिंदा हुआ, विवियन जैसी छोटी देवी मिट जाएगी। सिसिलिया दंग रह गई। औरत बोली कि अविरक की ताकत बढ़ रही है और उसके संकोच करने भर से ही उसे असर महसूस हो रहा है। तभी एक अजीब ताकत ने इजाबेल का सिर नीचे झुका दिया। नीली चमक और तेज हुई। सिसिलिया डर कर खड़ी हो गई और पूछा कि क्या वो ठीक है। चमक गायब हुई और लड़की ने चिंतित होकर पूछा कि ये क्या था। नीचे देखते हुए लड़के ने कहा कि बच्चों अफरात फ्री की ताकत तेजी से बढ़ रही है। ब्लेड निकालते हुए इजाबेल बोली कि वक्त बहुत कम है और अब फैसला करना ही होगा। तभी एक आदमी कमरे में घुसा। गेल हाफता हुआ बोला, आरो। उसका शरीर, और फिर चिल्लाया, वो नहीं रहा। उसकी माँ ने हैरानी से पूछा कि वो क्या कह रहा है, क्या आरो चला गया। आदमी बोला कि आरो जंग में मारा गया। सिसिलिया सदमे में रह गई। उसने ड्यूक कहकर उसकी मौत का यकीन न आने वाला सा सुर निकाला। इजाबेल का चेहरा सख्त हो गया। वो बोली, नहीं, ये मुमकिन नहीं। गेल ने जमीन पर मुक्का मारा और चिल्लाया कि ये खबर पूरे महाद्वीप में फैल चुकी है। ये कैसे हो सकता है। वो घुटनों पर बैठ गया, सिर पकड़कर। किसी ने पूछा कि कैसे मरा और उसका शरीर कहाँ है। गेल ने सदमे में कहा कि रिपोर्ट में लिखा है कि ड्रैगन की आग ने उसका शरीर पूरी तरह जला दिया, कुछ भी नहीं बचा। लड़की ने उसे रोकते हुए कहा कि ध्यान से सुनो, अगर आरो सच में मरा होता तो उसके अंदर मौजूद वैल्टर की रूह तुरंत जाग जाती और पूरा मैदान कत्लेआम में बदल जाता। आदमी दंग रह गया। इजाबेल शांत लहजे में बोली कि या तो ये सारा किस्सा झूठ है या आरो ने मौत का ड्रामा किया है। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा कि वैल्टर की रूह उसके बेटे में बसती है और वैल्टर का शरीर आरो के अंदर। दोनों चीजें एक ही इंसान में जुड़े तभी सीलिंग पूरा होता है। अगर इनमें से एक भी मर जाए तो वैल्टर एक अधूरी दहशत बनकर वापस आएगा, जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आंसू बहाते हुए वो बोली कि इसी वजह से उसने कहा था कि आरो का शरीर वापस लाना जरूरी है ताकि दुनिया तबाह न हो जाए। पीछे खड़ी सिसिलिया उसकी बात सुन रही थी। औरत ने मुड़कर आंसुओं के साथ कहा, अब फैसला करने का वक्त आ गया। दूसरी तरफ ज़ेरोन और शेरल नाइट्स के बीच चल रहे थे। शेरल का चेहरा उदासी से भरा था। दरवाजे पर खड़ा बूढ़ा आदमी झुककर सलाम करता है और अंदर जाकर घोषणा करता है कि ब्रांड टेरिटरी की मिस शेरल आई है। अंदर से इजाजत की आवाज आती है। एम्परर एक शानदार हॉल में टेबल के पास खड़ा था। शेरल अंदर आई, झुककर सलाम किया। वो बोला कि बहुत समय हो गया और ये देखकर अच्छा लगा कि वो ठीक है। शेरल ने बैठकर कहा कि उसकी मेहरबानी से वो ठीक है,
एम्परर ने नीचे देखते हुए कहा कि उसने सुना है आरो मर गया और अब वो उसके बेटे की जगह आखिरी वारिस है। शेरल झुक गई। उसने पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहती है। जमीन पर बैठकर उसने कहा हाँ। उसे बोलने की इजाजत मिली। उसकी आंखों पर परछाई पड़ी और वो बोली कि वो महाद्वीप के एम्परर, करे परिवार के सरदार और उसके चाचा ज़ीरोन से विनती करती है कि उसे अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दी जाए। कब्रिस्तान में एक पत्थर का निशान था। वहां आम लोगों और छोटे रुतबे वालों की साधारण दफन की रस्में होती थी, लेकिन ऊंचे दर्जे वाले बुजुर्गों की रस्में बेहद भव्य होती थी। नाइट्स कतार में खड़े थे। शाही परिवार वालों की रस्में सबसे आलीशान होती थी, जिसमें लंबी तैयारी लगती थी। एम्परर चुप खड़ा सोच रहा था। उसने पूछा कि अंतिम संस्कार कब होगा। शेरल जमीन पर बैठे बैठे बोली, 1 महीने बाद ब्रांड कैसल में। ज़ीरोन ने आंखें बंद की। लड़की बोली कि उनके पिता न होने की वजह से परिवार के मुखिया यानी खुद एम्परर को शामिल होना होगा। एम्परर का चेहरा सख्त हो गया। घर का मुखिया होने के नाते उसे ये कर्तव्य निभाना ही पड़ता था। वो कब्र के सामने खड़ा था। चाहे वो कितनी भी बड़ी सल्तनत का एम्परर हो, कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता, और भले ये फ्यूनरल जाल हो, उसमें जाना उसकी मजबूरी थी। पीछे से एक साया आया। काली वर्दी में आदमी ने तलवार उठाई, क्योंकि परिवार का मुखिया अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकता। उसके पीछे कई और काले साए नजर आ रहे थे। ब्लेड्स ने उस हुड पहने आदमी को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन ज़ीरोन एक एम्परर था। वो पहले भी ना जाने कितनी किस्म की हत्या की कोशिशें और सियासी साजिशें झेल चुका था। इसलिए राजधानी छोड़ने का फैसला लेते वक्त वो हर पहलू बड़ी सोच समझकर तौल रहा था। उसके पीछे खून के छींटे पड़े। असल में एम्परर बनने के बाद से वो कभी राजधानी से बाहर गया ही नहीं था। ज़ीरोन खामोशी में डूबा रहा। उसे बस इतना कहना था कि वो अपना फर्ज पूरा करेगा। लड़की झुककर उसका शुक्रिया अदा करती है। वो उठने ही लगी थी कि एम्परर की आवाज फिर सुनाई दी। नीचे देखते हुए उसने कहा कि वो ये बात समझ ले, वो अपने आने की तारीख या वक्त बता नहीं सकता। शेरल ने सर झुकाकर कहा कि उसे समझ आ गया। ज़ीरोन ने मुड़ते हुए कहा कि फ्यूनरल में मुलाकात होगी। लड़की भी पलटकर चल दी। आरो के हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे थे। फिर वो मुड़ा। शेरल ने सर झुका लिया। वो वही उसी जगह बैठी रही। आंखें बंद करके लड़की ने कहा कि बस यही उसने कहा है। आरो उसके पास वाली मेज पर बैठा था। उसकी तरफ देखते हुए काइनस ने कहा कि उन्हें अभी कोई अंदाजा नहीं। एम्परर बेहद एहतियात से काम ले रहा है। ज़ीरोन के पास बैठे आदमी ने कहा कि इसलिए उस पर हमला होने की संभावना बहुत कम है। लड़के हैरान होकर उस इंसान को देखते हैं जिसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये रास्ता इतना आसान होगा। उसने राजकुमार को तलवार के साथ पेश किया और बताया कि एम्परर की मौत के बाद कानून के मुताबिक सत्ता फिलिप को मिलेगी। आगे देखते हुए आरो ने समझाया कि जैसे पिछले एम्परर के साथ हुआ था, उन्हें भी ज़ीरोन को मजबूर करना होगा कि वो खुद ही ताज छोड़ दे। ऐसा करने से ब्रांड की टेरिटरी पर मंडराते खतरे मिट जाएंगे। ड्रैगन ने सिर घुमाकर पूछा कि उसका मतलब क्या है। लाल चोगा पहने आदमी ने बताया कि वो वही करेंगे जो उन्होंने पिछले एम्परर के साथ किया था, फ्यूडल लॉर्ड्स का इस्तेमाल करके इंपीरियल ताकत को कमजोर करना। मेज के सामने बैठे आदमी ने काइनस से पूछा कि ब्लैक कॉन्टिनेंट की फौज कब पहुंचेगी। हाथ हिलाते हुए उसने बताया कि शायद 2 हफ्तों में। फ्यूनरल में सिर्फ 1 महीना बचा था, यानी वक्त बहुत कम था। आरो ने उस आदमी की तरफ देखा जिसने कहा कि सिर्फ ब्लैक कॉन्टिनेंट की फौज का इस्तेमाल एम्परर पर हमला करने के लिए काफी नहीं होगा। उससे फ्यूडल लॉर्ड्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आरो ने आंखें बंद करके मान लिया कि वो सही कह रहा है। ब्लैक कॉन्टिनेंट के सैनिक तो बस फ्यूडल लॉर्ड्स को उकसाने का जरिया थे। आदमी के चेहरे पर सवाल उभर आया, तो मतलब उसके पास कुछ और बड़ा था उन्हें मनाने के लिए। आरो मुस्कुराया, बात शुरू की और कहा, सभी फ्यूडल लॉर्ड्स को। फिर उसने मुट्ठी कसते हुए कहा, एम्पायर से आजादी दी जाएगी। लड़के ये सुनकर दंग रह गए। शेरल खड़े होकर मेज पर हाथ मारती है। आरो ने हाथ उठाकर कहा कि जैसा वो जानते हैं, ब्रांड की टेरिटरी संभालते संभालते ही उनके हाथ भरे हुए होते हैं। बहन चुपचाप सर झुकाकर बैठ गई। हल्की सी मुस्कान के साथ आरो बोला, क्या उनकी आमदनी उन्हें आराम से जीने के लिए काफी नहीं? फिर उसने आगे कहा कि डचेस बेरेन जो ताज चाहती है, लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी। क्या यही वजह नहीं कि वो उनके साथ जुड़ी? उसी की तरफ देखते हुए आरो ने कहा कि उसे फिक्र न करे, उसने सोच लिया था। लाल कुर्सी पर टिकते हुए आरो बोला, अब जब सबकी राय एक है, क्या अब अगली योजना पर चले? सामने बैठे सरदार ने पूछा, क्या करने वाले हैं?
आरो मुस्कुराया और बोला, ड्यूक आरो का फ्यूनरल। अगले दिन घुड़सवार किले से बाहर निकले। लोगों के हाथों में स्क्रॉल थे, आरो का डेथ सर्टिफिकेट। लड़कों ने चिट्ठी पढ़ी। ये चिट्ठी महाद्वीप के हर ड्यूक को भेजी गई थी। आदमी के हाथ कांपे। वो मेज पर बैठ गया। दाढ़ी वाले आदमी ने एम्परर से शिकायत की कि उसने अपना वादा नहीं निभाया। अचानक एक तलवार उसकी गर्दन पर आ टिकती है। डरकर वो पूछता है, कौन? पीछे खड़ा आदमी कहता है कि वो एक सेज का संदेश लाया है। वादा तोड़ने की सजा मौत है। जाने वाला हल्का सा सिर मोड़कर पूछता है, क्या? और उसके जवाब में ब्लेड तेजी से नीचे आता है। एक नाइट सेज के कमरे में दाखिल हुआ। उसने मेज पर कुछ रखा। वो चेहरा जिसका बुलावा नहीं था, राइनो का चेहरा। सफेद कपड़ों वाला आदमी कमरे में अकेला रह गया। फिर वो खड़ा हुआ और शीशे के पास गया। तभी इजाबल कमरे में दाखिल हुई। आगे देखते हुए उसने कहा कि विवियन चर्च की सेंट ने पवित्र रेलिक देने की इजाजत दे दी है। कोई जवाब न मिला तो उसने बेटे की तरफ देखा और पूछा, क्या वो सुन रहा है? सेज ने कहा, ये अच्छी खबर है। इजाबल ने हैरानी से मुंह ढक लिया। वो राइनो का चेहरा था। वो पागलपन भरी मुस्कान के साथ बोला। उसने खुद को एक इनवाइटी की शक्ल में ढाल लिया था और पूछा, अब उसके शरीर को वापस लाया जाएगा, है ना? इजाबल डर के मारे उसकी तरफ उंगली उठाती है। दंग होकर पूछती है, उसका चेहरा क्या है? उसने हाथ उठाकर उसे चेहरे से ऐसे उतार दिया जैसे कोई नकाब हो। बोला, उसे सुनने में आया था कि आरो के फ्यूनरल में सिर्फ इनवाइटेड लोग ही जा सकते हैं, तो ये चेहरा काफी है। औरत ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। बात ये नहीं थी। गेल ने पूछा, क्या हुआ? वो मुड़ी और बोली कि कुछ नहीं, और उसे जल्दी चलने को कहा इससे पहले कि सेंट विवियन अपना इरादा बदल ले। सिसिलिया ने लड़के को देखा, सोचते हुए कि ये चेहरा ड्यूक का था। उसे उसका वो पागलपन भरा चेहरा याद आया और वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे वो उस आदमी को मार सकता है जिसे वो अपने पिता जैसा मानता था, जिसने उसे कभी इतनी बेरुखी से भी मुस्कुराया था। उसे वो काला गांव याद आया और शक हुआ कि शायद वैल्टर की छाप उसके बेटे की रूह पर बैठ गई है और अब उसके व्यवहार को बदल रही है। उसने कड़वाहट से महसूस किया कि ये और नहीं चल सकता और उसे अपने बेटे का शरीर वापस लाना होगा और वैल्टर को फिर से सील करना ही पड़ेगा। सिसिलिया जमीन पर बैठी थी। हाथ जोड़कर उसने दुआ की कि विवियन उसे उस रास्ते पर ले चले जो उसने दिखाया है। तभी जेल का दरवाजा खुला। इजाबल अंदर आई। उम्मीद थी कि वो अब तैयार है। लड़की खड़ी हुई। इजाबल ने उसे याद दिलाया कि उनके पास वक्त बहुत कम है। लड़की ने सर झुकाकर कहा कि उसे पता है। उसकी आंखों में दर्द भर आया। उसे वो वक्त याद आया जब वो बिस्तर पर लेटी थी। उसका नाम पुकारा गया तो उसने आंखें खोली। क्या वो विवियन थी? उसके सामने एक तेज रोशनी चमकी। मैजिक सर्कल तेजी से जगमगाने लगा और एक आवाज गूंज उठी। बताया गया कि अविरक यानी केओस का मालिक उठ चुका है और उसे फौरन आरो के पास जाना होगा ताकि उसे बचा सके। बिस्तर पर बैठी सिसिलिया समझ ही नहीं पा रही थी कि लॉर्ड ऑफ केओस का ड्यूक से क्या लेना देना है और ये भी सोच रही थी कि देवी कहाँ गई। रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। ऊपर उड़ती हुई विवियन लड़की के पास आई और कहा कि उनके पास वक्त बहुत कम है, उसे जल्दी करनी होगी। सिसिलिया ने हाथ बढ़ाकर उस रोशनी को पकड़ने की कोशिश की, उससे रुकने की विनती की, लेकिन रोशनी और सिकुड़ती गई और वही बात दोहराई, उसे आरो के पास जाना ही होगा। कुछ ही पल में वो रोशनी पूरी तरह गायब हो गई। लड़की कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसने हाथ अपने सीने पर रखे और कहा कि वो जाएगी देवी के लिए। फिर चेहरे पर गंभीरता के साथ बोली, और उसके लिए भी जाएगी। अब वो इजाबल के पास से गुजरी। भौहें चढ़ाए उसने कहा कि वो निकल रहे हैं और वक्त बहुत कम है। वो बाहर की तरफ बढ़ गई। सिसिलिया ने आंखें बंद की और मन ही मन विवियन को पुकारा, दुआ करते हुए कि उनका वो सपना जिसमें देवी की आवाज आई थी सच साबित हो। जेरोन के पीछे पहरेदार चल रहे थे। इसी दौरान राजधानी में एक साया जेल की सलाखों के पीछे लाया गया। एम्परर ने पहरेदारों को पास बुलाया। आगे बढ़कर उसने कैदी से पूछा, क्या ये सच है? दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। कैदी को हैरानी हुई कि वो ये सवाल क्यों पूछ रहा है। उसने तुरंत सलाखों को पकड़ लिया और बोला, हाँ, वरना उसे यहाँ बंद क्यों किया जाता? मुंह खुला का खुला रह गया। उसने एम्परर को चालाक बूढ़ा लोमड़ी कहा। जेल के दरवाजे पर धमाका हुआ और वो चिल्लाया कि उसने अपनी आंखों से देखा था। एक ड्रैगन ने आरो को जलाकर राख कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था एम्परर ऐसा क्यों पूछ रहा है। उसने पूछा कि क्या वो ये जानना चाहता है कि उनसे पोप को कैसे पकड़ा गया। उसकी आंखें फैल गई। जवाब चाहिए था।
सलाखों के पास खड़े ज़ीरोन ने पूछा, उसने क्या किया था? तभी फिलिप पास आया और बताया कि ये आदमी लगातार खाने की भीख मांगता रहा, तो उसने 3 दिन तक इसे भूखा रखा। ये सुनकर एम्परर त्योरिया चढ़ा लेता है। उसने प्रिंस के गाल पर जोर का थप्पड़ मारा। फिर ज़ीरोन ने वापस कैदी की तरफ देखा। फिलिप ने सुना कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन ताकतवर लॉर्ड उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। दांत भींचकर कैदी ने जवाब दिया, जो भी गॉडपेयर्स की सेवा करते हैं उनका यही फर्ज होता है। एम्परर ने उसे गौर से देखा, जैसे कोई पेशकश करने वाला हो। गहरी सांस लेकर कैदी बोला कि वो सुनेगा, लेकिन पहले उसे खाना दिया जाए। लेकिन अगले ही पल वो हैरान रह गया। ज़ीरोन उससे कह रहा था कि उसे फ्यूनरल में उसकी मौजूदगी चाहिए, और अगर वो मांग गया तो ना सिर्फ उसे खाना मिलेगा बल्कि उसकी जान भी बख्श दी जाएगी। एम्परर के माथे पर शिकन थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लड़का सच में मर गया है। सलाखों के पीछे खड़ा आदमी गुस्से में बोला कि उसने अपनी आंखों से देखा है। वो दंग रह गया जब उसने सुना कि उसे बस इतना करना है। उस दिन बिना बुलाए अपनी फौज लेकर ब्रांड टेरिटरी में घुस जाना है। कैदी ने हाथ ठुड्डी पर रखा, सोचते हुए कि किले तक पहुंचना इतना आसान नहीं। एम्परर ने नजर उठाकर कहा, फिक्र मत करो, वो एक पोर्टल खोल देगा, सीधे अंदर जाने का रास्ता। ज़ीरोन के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। कैदी भी मुस्कुरा उठा। फिलिप दोनों को घूरता रहा। 1 हफ्ते पहले, फ्यूनरल से पहले, कई गाड़ियां किले की तरफ बढ़ रही थी। आरो खिड़की से बाहर देख रहा था। भीड़ की लंबी लाइन देखकर वो सोच रहा था कि इंपीरियल फैमिली के लिए क्या ये आम बात है। तभी पीछे का दरवाजा खुला। किसी का साया पास आ गया। किसी ने उसका मुंह ढक लिया। शेरल ने उसे पकड़ लिया और पूछा, एक मरा हुआ इंसान यहाँ क्या कर रहा है? आरो उसकी तरफ मुड़ा, बोल नहीं पा रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता, और माफी मांगी। शेरल ने आंखें बंद की और कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता, उसे उनके चाचा के बारे में खबर मिली है। सिसिलिया ने नजरें फेरकर बताया कि वो 3 दिन में पहुंचेंगे और उनके साथ बड़ा जुलूस भी होगा। आरो चौंक गया। ये उसकी उम्मीद से कहीं जल्दी था। उसने हाथ चेहरे पर रखा और सोचा कि एम्परर का आने का वक्त तो फ्यूनरल से 1 दिन पहले बताया गया था। उसे डची की योजना याद आई कि कैसे वो लॉर्ड को मनाकर उन्हें आजादी के लिए लड़ने को तैयार करना चाहती थी। उसने बहन से पूछा, कितने लोग आ चुके हैं? उसने मजबूती से जवाब दिया कि ड्यूक राइनो को छोड़कर सारे न्यूट्रल गुट और एम्परर के आधे से ज्यादा समर्थक पहुंच चुके हैं। आरो ने भौहें चढ़ाई। राइनो अब तक नहीं आया? उसे याद था कि मौत की खबर सबसे पहले उसी को भेजी गई थी। लड़की ने खिड़की से बाहर नजर डाली। उसने ड्यूक को देख लिया। वो गाड़ी से उतरा और दूसरे लॉर्ड से हाथ मिलाया। गाड़ी के अंदर किसी का साया बैठा था। इजाबल के बाल उसके चेहरे पर झुके हुए थे। सिसिलिया गोद में हाथ जोड़कर धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थी। लड़की ने नजर फेर ली। इजाबल की तरफ देखते हुए सिसिलिया ने कहा कि वो अपना वादा पूरा करेगी, बस उसे जाने दिया जाए। इजाबल ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, नहीं, उन्हें पहले आरो को ढूंढना है, वो कहीं छिपा हुआ है। सिसिलिया ने भौहें चढ़ाई, कहा कि वो यही रहती है, यहाँ से निकल जाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। इजाबल उसकी तरफ मुड़ी और मुस्कुराई, बोली कि अगर वो ऐसा चाहती है तो वैल्टर जाग जाएगा और अविरक फिर से जिंदा हो जाएगा। क्या विवियन, उसकी खादिमा, यही चाहती है? सिसिलिया ने सर झुका लिया। इजाबल ने फिर बाहर देखा और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। उसने लड़की के सीने में मौजूद चीज की तरफ सोचा, दिल जैसे आकार वाला वो पत्थर जो तेजी से चमक रहा था। देवी विवियन ने सिसिलिया की जान उसी रेलिक से बांध दी थी। इजाबल को एहसास हुआ कि अगर उसने रेलिक निकालते वक्त जरा भी गलती की तो लड़की मर जाएगी और उसे रेलिक की ताकत भी नहीं मिलेगी। दांत भींचते हुए इजाबल को यकीन हो गया, देवी उसे मरवाना चाहती है ताकि रेलिक उसका हो सके। औरत ने एक मुक्का मारा। सिसिलिया ने उसे देखते हुए सोचा, सब समझना मुश्किल है, लेकिन वो साफ देख रही थी कि इजाबल अविरक के जिंदा होने को रोकना चाहती है। उसने खिड़की से बाहर देखा और सोचा, फिर देवी विवियन ने उसे ड्यूक की हिफाजत करने को क्यों कहा? उसके साथ खड़े होने को क्यों नहीं? गाड़ी किले के अंदर आकर रुकी। शेरल उसे देख रही थी। खिड़की से झांककर उसने अपने भाई से कहा कि ये ड्यूक राइनो है, और वो पूरी तरह यकीन से कह रही थी। आरो ने सोचते हुए हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। शेरल उसकी तरफ मुड़ी जब उसने उसे आवाज दी। उसकी बहन पास आई और उसने कहा कि सारे लॉर्ड्स जो यहाँ पहुंच चुके हैं उन्हें बुलाओ, एक छोटा सा भोज रखा जाए और डचेस बेरिन को भी बुलाया जाए। उसने पूछा, फिर उसके बाद क्या?
हल्का सा भौहें सिकोड़कर आरो ने कहा कि डची से कहना कि वो आज रात ही जितने भी लॉर्ड्स आए हैं उन्हें अपनी तरफ मिलाने की पूरी कोशिश करे, और अगर आज ना हो पाए तो कल फिर से कोशिश करे। उन्हें बस 2 दिन बचे हैं। शेरल ने सिर हिलाया और हाँ किया। जाते हुए उसने सुना कि आरो ने काइनस को भी बुलवाने को कहा। उसने हाथ हिलाकर इशारा किया। आरो उसे जाते हुए देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि एम्परर अगर इतने बड़े लश्कर के साथ आने वाला है तो वो जरूर पहले जासूस भेजेगा, और अगर जरा भी चूक हुई तो वो यहाँ जमीन पर फैले उनके छुपे हुए सैनिकों को देख लेगा। तभी काइनस दरवाजे पर आया और बोला, मुझे बुलाया था? आरो उसके पास गया और पूछा कि ब्लैक कॉन्टिनेंट के सैनिकों और डचेस बेरिन के लोगों को उसने कहाँ छुपाया है। काइनस ने बताया कि सब कुछ प्लान के मुताबिक पूरे किले में फैलाकर छुपाए हुए हैं, और सिर्फ उतने ही लोग रास्ते में दिख रहे हैं जितने लॉर्ड्स के आने के लिए जरूरी थे। आरो ने हाथ पीछे बांधकर पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं? काइनस बोला कि उनकी उम्मीदों के उलट एम्परर 3 दिन बाद ही बड़े जुलूस के साथ आने वाला है। आरो ने सिर हिलाया। फिर उसने कहा, अगर एम्परर ने यहाँ आते वक्त उनके सैनिक देख लिए तो वो वापस महल लौट जाएगा। काइनस ने जवाब दिया, अगर एम्परर वापस लौट गया तो उनका वो पूरा प्लान, जिसमें सेना और राजनीतिक दबाव डालकर उसे यहीं पर गिराना था, बेकार हो जाएगा। और अगर वो महल लौट गया तो उसके पास और भी मौके होंगे बच निकलने के। आरो ने सहमते हुए कहा कि उन्हें फौरन ज्यादातर लोगों को हटा देना चाहिए और सिर्फ जरूरी लोग ही यहाँ रहने चाहिए। बाकी सबको नॉर्दर्न फोर्ट्रेस भेज देना चाहिए। उसे हैरानी हुई जब काइनस ने हल्का सा विरोध किया। उसने फिर हाथ पीछे कर लिए और पूछा, क्या आपने ये नहीं सुना कि एम्परर मेन रोड से आने वाला है? दोनों एक दूसरे को देखते रहे। काइनस बोला, अगर वो सच में मेन रोड से आता तो उसने सुरक्षा दल भी मांगा होता, लेकिन उसने सिर्फ तारीख और जुलूस का आकार भेजा है। आरो हैरान रह गया। ये एक प्लान था। काइनस ने हाथ फैलाकर कहा, ये चाल है ताकि किले के आसपास छिपे सभी सैनिक पकड़े जाएं और हट जाएं। आरो ने पूछा, अगर वो मेन रोड से नहीं आ रहा तो इतने बड़े जुलूस के साथ कैसे आएगा? काइनस ने मुंह थोड़ा खोलकर कहा, पोर्टल से। वो बोला कि वो एक बहुत बड़ा पोर्टल बना सकते हैं जिससे पूरी सेना एक झटके में आ सकती है, और चाहे तो पूरी फौज को भी एक ही बार में भेज सकते हैं। आरो दांत भींच कर रह गया। उधर ज़ेरोन खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसके दिमाग में वो काला साया घूम रहा था जो रात दर रात उसके सपनों में आता था। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, ये कौन है? अविरक उसके सामने आया और बोला, अगर तू चाहता है ये दुस्वप्न खत्म हो तो आरो को मार दे। अब ज़ेरोन ने हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। सोच रहा था, कितने दिन हो चुके हैं उसे ये सपना आते हुए। क्या आरो सच में अभी भी जिंदा है? वो आंखें बंद करके खड़ा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने बिना मुड़े कहा, अंदर आओ। फिलिप घुटनों पर आया। क्या आपने बुलाया? एम्परर ने कहा। वो फ्यूनरल में उसके साथ गार्ड के कप्तान के रूप में जाएगा। प्रिंस ने सिर उठाकर देखा। ये सुनकर उसे हैरानी हुई कि एम्परर उससे माफी मांग रहा है। ज़ेरोन झुककर बोला कि उसने डंजन वाली घटना में उसे सबक सिखाने की कोशिश की थी, बस थोड़ा सख्त हो गया। प्रिंस ने नीचे देखते हुए पूछा, कौन सा सबक? एम्परर बोला, अपने हाथ गंदे करके दुश्मन मत बनाओ। प्रिंस ने ये सुनकर हामी भरी। तभी उसकी आंखें फैल गई जब एम्परर बोला, याद रखना तुम एक दिन एम्परर बनने वाले हो। प्रिंस का चेहरा उठ गया। वो समझ नहीं पाया। दोनों एक बड़े हाल में खड़े थे। ज़ेरोन ने कहा, इसे भूलना मत। तभी पोर्टल लगाने की तैयारी की आवाज आई। एम्परर खड़ा हो गया। जाते हुए उसने प्रिंस को आवाज दी, चलो। प्रिंस ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही चौड़ी मुस्कान थी जो 10 साल पहले भी थी, जब वो बेहद खुश था। उस दिन जब आरो जमीन पर गिरा पड़ा था और फिलिप ने पहली बार अपने उस परेशान करने वाले कजिन और भविष्य के एम्परर पर पैर रखा था। लेकिन वो भी उसके लिए काफी नहीं था। वो मुड़ा। सड़क पर इजाबल दिखी। वो उसके पीछे चल पड़ा। वो औरत आगे बढ़ रही थी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। कुछ देर बाद इजाबेल एक लकड़ी के घर पहुंची। उसने दरवाजा खोला। अंदर बिखराव था। घुटनों पर बैठकर उसने अविरक को पुकारा, जवाब मांगा। एक मैजिक सर्कल चमका। उसमें से काली परछाई निकली। सिंबल्स पूरी तरह ढक गए। अविरक उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, क्यों बुलाया मुझे? फिलिप बाहर खिड़की से ये सब देखकर दंग रह गया। इजाबेल ने सिर उठाकर कहा, सम्राट का तख्त खतरे में है। अगर वो गिरा तो मेरे वो बच्चे जो तुम्हारे नाम पर पैदा हुए, उनकी जान भी खतरे में होगी। जैसे ही उसने मैजिक सर्कल को पकड़कर झटका दिया, उसने इसे नाकामी कहा।
इजाबल ने सिर झुका लिया। आगे बढ़ते हुए उस खुदा ने उसे याद दिलाया कि ये सब उनके समझौते का हिस्सा है। इजाबल ने मुंह खोला, कुछ बोलना चाहा, मगर काली लपटें उसकी तरफ बढ़ गई। उसे अपने ऊपर दबाव महसूस हुआ और वो जमीन पर गिर गई। ये सुनकर कि उसका काम बस उसकी मर्जी पूरी करना है और ये उसे हमेशा याद रखना चाहिए। वो औरत कांपते हुए उठी और हामी भर दी। अविरक जादुई घेरे में घुलता हुआ बोला कि वो सब महफूज रहेंगे और सर्कल मिटने लगा, ये कहते हुए कि जब तक उसका बीज बच्चों में पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता वो सब सुरक्षित रहेंगे। इजाबल फर्श पर पड़ी थी। उसने सिर उठाया, दबी आवाज में कहा, नहीं। कुछ देर बाद वो उठी और बाहर जाती हुई अपने मन में कसम खा रही थी कि वो उसके बीज को अपने बच्चों में पनपने नहीं देगी। चेहरे पर चिंता थी। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो वो उन्हें बचाएगी। फिलिप कोने में छुपा हुआ ये सब सुन रहा था। जैसे ही इजाबल चली गई वो घर में दाखिल हुआ। प्रिंस घुटनों पर बैठा और हाथ जोड़कर दुआ की। अविरक, जो सब खुदाओं का मालिक है, उससे जवाब मांगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत किया है। तभी उसके पीछे काली परछाई बनी। वो फिलिप की पीठ छूती है। उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने ऊपर देखा। एक आवाज आई, तू कौन है? फिलिप हक्का बक्का था। उसने अपना नाम बताया, कहा कि वो ड्यूक ज़ीरोन का बेटा और आने वाला वारिस है। उसके पीछे एक चमकता हुआ मैजिक सर्कल बना। एक आवाज आई, तेरा मकसद क्या है? सर्कल और चमकने लगा और खुदा ने फरमाया कि वो एम्परर बनेगा। प्रिंस ने दांत भींच लिए। खुदा ने उसे अपनी तरफ घुमा लिया और कहा, मेरी खिदमत कर और तू एम्परर बनेगा। वो लड़का घबरा गया। उसके चारों तरफ एक अजीब सी हवा घूमने लगी। फिलिप को बहुत तेज दर्द हुआ। बंधन टूटे। उसने हाथ फैलाए और चीख निकाली। फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से हल्की रोशनी उठी। उसने खुद को उठाया, अपनी हथेलियों को देखा और उसके चेहरे पर एक चौड़ी, खुशी से भरी हंसी फैल गई। उस दिन प्रिंस पागलों की तरह हंसा। जिस दिन उसे पता चला कि उसका नसीब क्या है। उसके अंदर से ताकत उठ रही थी और वो लगातार हंसता रहा, क्योंकि वो दिन उसके लिए बेहद अच्छा दिन था। अब ज़ीरोन गलियारे में चल रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, सोचते हुए कि सम्राट बनने के बाद ये उसकी पहली बार राजधानी से बाहर की यात्रा होगी। उसे अपने वही डरावने सपने याद आए और उसे महसूस हुआ कि ये अच्छा संकेत नहीं। एक पल के लिए उसने सोचा कि उसे ये सफर रद्द कर देना चाहिए। उसने हाथ पीछे बांध लिए। फिलिप उसके पीछे खड़ा था। ज़ीरोन ने उसे जरा ध्यान से देखा, फिर नजरें हटाई और सोचा, ये बस सपना है। मैं सम्राट हूं, अपने खानदान का सरदार और अपने बेटे का बाप। मैं सिर ऊंचा रखकर खड़ा रहूंगा। प्रिंस उसके पीछे पीछे चलता रहा। उसे एम्परर की वो नरम नजरें याद आई और उसने सोचा कि अब उसे उससे कोई सबक सीखने की जरूरत नहीं। उसने सोचा शायद उसे कभी जरूरत थी ही नहीं। उसकी हथेली में हल्की रोशनी आई। उसने सोचा, बिना किसी सबक के भी मैं एम्परर बनने वाला हूं। वही रोशनी उसकी तलवार के चारों तरफ लिपटना शुरू हुई। अब बस उसे ये तय करना था कि वो एम्परर की जगह कैसे लेगा। फिलिप ने तलवार निकाली, फिर वापस रख दी। उसने हाथ गंदे करने से मना कर दिया। उसे लॉर्ड अविरक की कही बात याद आई, देखना। वो फिर चल पड़ा एम्परर के आखिरी लम्हे देखने। उधर बहुत से लोग टेबलों पर बैठे बातें कर रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा कि आपदा के बाद हाल कैसे हैं? सुना है बहुत नुकसान हुआ। दूसरे ने थकी आवाज में कहा कि उसके इलाके के लोग रोजगार की तलाश में भाग गए। उसकी हालत बुरी है, मुश्किल से इलाके में अमन कायदा बनाए रख पा रहा है। फिर उसने पूछा कि शायद दूसरे का इलाका ठीक होगा। दूसरे ने भौहें सिकोड़कर कहा कि अमन व्यवस्था बनाए रखना ही बड़ी बात है। उसका इलाका इतना बिगड़ चुका है कि उसे राजधानी से फौजी मदद मांगनी पड़ी, मगर कोई नहीं आया। वो आगे झुककर शेरल की तरफ देखने लगा और बोला कि इंपीरियल परिवार में बगावत हो चुकी है, इसलिए हालात और बिगड़ गए। उसका साथी बोला, अगर इतने दूर के इलाकों पर मुसीबत आने पर हमें यूं छोड़ दिया जाता है तो इंपीरियल परिवार का फायदा ही क्या? दोनों ने गिलास उठाया। शेरल मेहमानों को देख रही थी, सोच रही थी कि शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, जैसा उसने सोचा था। शायद अब आग भड़काने का सही वक्त है। शेरल ने गिलास हल्का सा थपथपाया, उठकर बोली कि सभी लोग इस व्यस्त वक्त में उसके भाई के फ्यूनरल में आए, इसके लिए वो शुक्रगुजार है। सबने गिलास थामे। उसने आंखें बंद की, फिर बोली कि वो उन्हें सिर्फ धन्यवाद कहने नहीं
बल्कि एक खास प्रस्ताव देने के लिए इकट्ठा कर रही है। राइनो मुस्कुराकर बोला, सुनने में दिलचस्प हो रहा है। ब्रांड डची का नया प्रस्ताव क्या है? ग्रन उसे घूर रहा था। सोच रहा था कि वो पागल हो गया है। कैसे मुस्कुरा सकता है आरों की मौत के बाद, जो उसके लिए बेटे जैसा था। शेरल ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसने कहा, यह प्रस्ताव सिर्फ मेरा नहीं है। दरवाजे पर दस्तक हुई। शेरल ने कहा, अंदर आइए। कदमों की आवाज आई। बेरेन अंदर आई। ग्रन चौंक गया। राइनो भी थोड़ा घबरा गया। डचेस टेबल के पास आई। ग्रन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम तो युद्ध में मारी गई थी ना? उसने उसे देखकर कहा, जब मैं सच में मरूंगी तुम्हें सबसे पहले खबर भेजूंगी। राइनो हंस पड़ा। बोला कि चलो गंभीर बातें छोड़कर प्रस्ताव सुन लेते हैं। उसके दिमाग में बस ये था कि उसे आरों की छुपी जगह ढूंढनी है, चाहे ये मीटिंग कितनी भी बेमानी क्यों न लगे। बेरेन ने हाथ फैलाए और बोली कि उसके पास एक बेहद आसान और दिलचस्प प्रस्ताव है, उन सभी के लिए जो एम्पायर की इस हालत से तंग आ चुके हैं। फिर उसने डरावनी मुस्कान के साथ कहा, एम्परर को सत्ता से हटा दो। सारे लॉर्ड्स एक दूसरे को देखने लगे। ग्रन टेबल से खड़ा हो गया। ये सीधी सीधी बगावत भड़काना है। बेरेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये शब्द ठीक नहीं। एम्परर ने ही अपनी कस्में तोड़ी है। अब वो हमारी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। डचेस ने फिर हाथ फैलाए और बोली कि आपदा से पहले भी एम्परर की दिलचस्पी सिर्फ अपनी ताज बचाने में थी। अपने परेशान लॉर्ड्स की उसे कोई परवाह नहीं। फिर उसने ड्यूक की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें याद है ना, जब पिछला एम्परर हटाया गया था और ज़ेरोन आए थे, तब क्या वादा किया गया था? वो आदमी दांत भींच कर खड़ा था। बेरेन ने याद दिलाया। उसने वादा किया था कि एम्परर की ताकत कम की जाएगी। उसने उंगली उठाई और बताया कि लॉर्ड्स को अपने अपने इलाकों के झगड़े खुद हल करने का हक दिया गया था। दूसरी उंगली उठाते हुए उसने वो बात याद दिलाई कि पश्चिमी महाद्वीपों के साथ हुई जंग से मिली दौलत बराबर बांटी जाएगी। ड्यूक ने उसकी तीसरी उंगली देखी और सुना कि अगला एम्परर सारी रियासतों के वोट से चुना जाएगा। बीरेन ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और पूछा कि बताए, ज़ेरोन ने इनमें से एक भी वादा पूरा किया है क्या? ग्रन बस उसे देखता रह गया। राइनो ने दाढ़ी में हाथ फेरा, ये सोचते हुए कि बात दिलचस्प हो सकती है। एक और लॉर्ड उठकर बोला कि एम्परर की मुख्य फौज बहुत ट्रेनिंग शुदा है और उनके पास बड़ी तादाद में सैनिक हैं। अगर पॉलिटिकल दबाव काम न करे तो उन्हें जबरदस्ती हटाना पड़ेगा। उसने पूछा, प्लान क्या है? हाथ बांधकर खड़ी डचेस ने कहा कि उनके पास मेन आर्मी से निपटने के लिए अभी भी काफी फौज मौजूद है। दूसरे मेहमान ने भौहें सिकोड़कर पूछा कि अगर वो एम्परर को गिराने में कामयाब हो भी जाए तो नया एम्परर कैसे चुना जाएगा? बीरे ने उसकी तरफ इशारा किया और कहा कि इस एम्पायर के लॉर्ड्स ही फैसला करेंगे। फिर उसकी आवाज और मजबूत हो गई। उसने कहा कि उम्मीदवार इंपीरियल खानदान से होना चाहिए ताकि भ्रम न फैले। आदमी चौंक गया। उसने बताया कि इंपीरियल फैमिली में अब बस प्रिंस फिलिप और उसका बेटा टेस बचे हैं। बीरेन ने सिर हिलाया और कहा कि औरतें एम्परर नहीं बन सकती जब तक कानून बदला न जाए। शेरल उसे देख रही थी, सोच रही थी कि नोबल्स तो ज़ेरोन को हटाने के बाद फिलिप को वोट देंगे ही नहीं, यानी बेरेन अपने बेटे को अगला एम्परर बनाना चाहती है। इस सोच पर शेरल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। एम्पायर को गिराने का उनका प्लान साफ नजर आ रहा था। हाथ नीचे करते हुए शेरल ने कहा कि उसका नजरिया थोड़ा अलग है। आंखें बंद करते हुए उसने कहा कि जिसने ये प्रस्ताव दिया, यानी एम्परर की भांजी, वो भी ताज के लायक है। हाथ फैलाते हुए शेरल बोली, अगर हम पूरे इंपीरियल फैमिली को तख्त के लिए एलिजिबल कर दें तो। वो चौड़ी मुस्कान के साथ बोली, तो फिर मैं भी एम्परर बन सकती हूँ। डचेस ने उसे नापसंद नजर से देखा। शेरल ने तुरंत जोड़ा कि उसका ये होने का चांस बहुत कम है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में सीधे देखा। एक प्लेट पर कई मुड़े हुए कागज पड़े थे। नतीजा आया 31 बनाम 9। मेहमानों में से कई खुश थे। एम्परर ज़ेरोन को हटाने का फैसला हो चुका था। 4 लोगों के सिलुएट्स के ऊपर मुकुट उभरे। नए एम्परर के कैंडिडेट्स तय हो गए, फिलिप, बेरेन, शेरल और टेस। वही मौजूदा एम्परर की सिलहुट पर निशान लगा दिया गया। अब बस उसे हटाना बाकी था। राइनो गलियारे में चलते हुए सब सोच रहा था। उसके लिए ये सब बेमानी था। उसने मुट्ठी भींच ली। कहा कि जैसे ही वो आरों को ढूंढेगा और उसका शरीर वापस ले आएगा, वो अपना छीना हुआ तख्त खुद संभालेगा। मास्क पहने आदमी ने गुस्से में कहा, लेकिन पहले ज़ेरोन को गायब होना होगा। चांदनी सफेद दीवार पर पड़ रही थी। राइनो खिड़की के पास खड़ा था। पास वाला दरवाजा खुला। कोई अंदर आया। उसने पूछा,
आरो मिला? इजाबल ने चोगा उतारा, बोली कि पहरेदार हर तरफ तैनात है और ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। आगे आते हुए राइनो बोला, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते? उसने गुस्से में झपटकर उस आदमी को मारा। वो जमीन पर गिर पड़ा। इजाबल ने दहशत में पूछा, तुम क्या कर रहे हो? राइनो ने लाश को घूरा और बोला, अब हमें दूसरा तरीका निकालना होगा। उसे सिसिलिया याद आई। वो बोला कि अगर हम उसे नहीं ढूंढ पा रहे तो उसे खुद ही बाहर निकलकर हमारे पास आना पड़ेगा। इजाबल सहम गई। किले के दरवाजे पर 2 पहरेदार खड़े थे। एक ने भौहें चढ़ाकर कहा कि यहाँ का माहौल बड़ा अजीब है, जैसे भूत प्रेत घूम रहे हों। दूसरे ने कहा, ऐसी बातें मत करो। पहला पहरेदार कुछ सुनता है और पूछता है, तुमने सुना? दूसरा पहरेदार पीछे देखकर बोला कि लोग कह रहे हैं कि ड्यूक आरो का भूत किले में घूम रहा है, जैसे वो अभी भी जिंदा हो। पहला पहरेदार डर गया। उसे डांटते हुए कहा कि रात पहले से ही भारी है, ऐसी बातें मत बोलो। अचानक एक काली शक्ल उनके सामने उभरी। पहरेदार ने भाला उठाया। कौन है? सिलूट पास आया। वो सिसिलिया थी। लड़खड़ाती हुई चल रही थी और गिर पड़ी। दोनों पहरेदार उसे पहचान कर भागते हुए उसके पास पहुंचे। 2 लोग दूर से चुपचाप ये सब देख रहे थे। सिसिलिया को लगा जैसे वो तारों के बीच है। आंखें खोले बिना उसने अपना नाम पुकारा सुना। उसने पूछा, क्या ये देवी विवियन है? फिर उसे ग्रे दीवारें दिखी और सामने बायन का बैठी नजर आई। सिसिलिया ने मुश्किल से उठने की कोशिश की। इजाबल ने घबराकर पूछा, सब ठीक है ना? वो बोली, हाँ। अचानक उसकी आंखें फैल गई। उसने बायनका को पकड़ लिया। सिसिलिया ने घबराकर पूछा, ड्यूक कहाँ है? वो लोग उनका शिकार कर रहे हैं। फिर उसकी नजर एक तरफ गई। दीवार से लगा एक आदमी चोगा पहने खड़ा था। उसे इजाबल की थकी हुई शक्ल याद आई और वो बात, हमें आरों को ढूंढना ही होगा। सिसिलिया के हाथ ढीले पड़ गए। वो उलझन में थी। दूसरी औरत ने उसका हाल देखकर सोचा, मामला ठीक नहीं है, पर सब जानते हुए भी वे उसे वहां भेज रही थी। सिसिलिया को अचानक एहसास हुआ, अगर वो ड्यूक को ढूंढ ले तो देवी के कहे मुताबिक उसके पास रह सकती है और उनका प्लान बिगाड़ सकती है। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कोई बेवकूफी मत करना, उसने चेतावनी दी। गेल ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा कि वो वैल्टर को जिंदा नहीं करना चाहता। फिर बोला, इस दुनिया की किस्मत तुम्हारे हर कदम पर टिकी है। सिसिलिया ने चुपचाप सिर झुका लिया। आदमी ने उसे मारा। वो जमीन पर गिर गई। उसकी तरफ देखते हुए उसने कहा, मैं तुम्हारे हर काम, हर आवाज पर नजर रखूंगा, समझी? मास्क वाला आदमी उसे देखता रहा। बायन का सामने बैठी हाल की जंग का किस्सा सुना रही थी। आरो ने चुपचाप उसे रोका। उसकी आंखों में हल्की उदासी आई। शेरल अंदर आई। वो निगरानी करने वाले आदमी के पास से गुजरी। उसने शेरल को देखकर हैरानी से सिर उठाया। शेरल ने भी उस अनजान शख्स को नोटिस किया, फिर नजर फेर ली। वो सिसिलिया के पास पहुंची और पूछा, तुम ठीक हो? बहुत पास आकर शेरल ने पूछा कि वो कहाँ थी और क्या उसे पता है कि होली वाटर पूरी तरह सूख चुका है। सीने पर हाथ रखते हुए सिसिलिया ने कहा कि उसकी डिवाइन पावर गायब हो गई है और वो देवी विवियन को ढूंढने गई थी। आंखें बंद करके उसने माफी मांगी कि कुछ समय तक वो होली वाटर नहीं बना पाएगी जब तक देवी नहीं मिल जाती। शेरल साफ परेशान दिखी। उसकी आंखों में देखते हुए सिसिलिया की साथी ने पूछा कि क्या ये सच है कि ड्यूक आरो का इंतकाल हो गया है। शेरल की प्रतिक्रिया देखकर सिसिलिया की आंखों में उदासी उतर आई। शेरल ने दीवार के पास खड़े आदमी की तरफ देखा और उससे कहा कि चले। सिसिलिया उलझन में थी। दोनों बाहर की तरफ बढ़ी। पीछे खड़ा आदमी भी उन्हें देखते हुए चल पड़ा। औरत साफ घबराई हुई थी। उसकी आंखें फैली हुई थी। समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे हो रहा है। शेरल की ब्राइट ऑरा देखकर उसे इजाबल की एनर्जी महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बेटी कहा। लड़की पलटकर हाथ उठाते हुए बोली कि बाहर इंतजार करे। दरवाजे उसके सामने बंद हो गए। औरत वही दरवाजे पर झुक गई, टूट सी गई। काइनस पीछे से ये सब चुपचाप देख रहा था। फिर वो मुड़कर चला गया। शेरल ने मुंह खोला और कहा कि आरो अभी जिंदा है। सिसिलिया को जैसे सुकून मिला। उसने तुरंत पूछा कि क्या वो उसे देख सकती है। खिड़की के पास खड़ी शेरल ने जवाब दिया कि अभी नहीं, कम से कम फ्यूनरल के बाद तक नहीं। सिसिलिया ने सिर झुका लिया, मायूस होकर। फिर उसने शेरल से कहा कि वो आरो तक एक मैसेज पहुंचा दे। शेरल ने कहा कि वो दे देगी। भौहें सिकोड़कर सिसिलिया ने किसी अजीब सी ताकत के बारे में बताना शुरू किया। उसे वो डरावनी मुस्कान याद आई। सिर नीचे करते हुए उसने कहा कि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे और उसे बता दे कि वो बहुत लोगों से मिली है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आगे से बहुत सावधान रहे।
शेरल ने सिर हिलाया और कहा कि वो ये बात पहुंचा देगी। उसी वक्त राइनो ने दरवाजा खोला, बोला कि एक मसला है। महल से लोग आ गए थे। शेरल उछलकर खड़ी हुई, पूछते हुए कि वो कहाँ है। राइनो और सिसिलिया ने एक दूसरे को देखा। वो आगे बढ़ा, दोनों ने झुककर सलाम किया। शेरल उसके पास गई, बोली कि ये एम्परर नहीं है तो ये सब हंगामा कौन कर रहा है। उसने बताया कि गेल आया है जादूगरों के जत्थे के साथ। चौक में भीड़ जमा थी, सब मेज ग्रुप को देख रहे थे। शेरल अपने लोगों के साथ खड़ी थी। आरो खिड़की से सब देख रहा था। उसे काइनस की बात याद आई और उसने सोचा कि वही हुआ जो उसने कहा था। होंठ भींचते हुए वो इस बात से हैरान था कि उन्होंने इतना बड़ा पोर्टल खोलने की हिम्मत की। गेल ने अपना स्टाफ जमीन पर मारा और ब्रांड टेरिटरी के अस्थाई लॉर्ड और वहां के लोगों को पुकारा। शेरल सामने खड़ी थी। उसने कहा कि एम्परर जल्द ही इस इलाके में आने वाले हैं और शेरल की तरफ इशारा किया। मेज ने मांग की कि वो समुचित आदर दिखाए। शेरल थोड़ी झुक गई, समझ नहीं पा रही थी कि इतना क्यों हो रहा है। फिर वो एक घुटने पर बैठ गई। बाकी सब भी झुक गए, सबने सिर झुका लिया। गेल मुस्कुरा रहा था। उसने स्टाफ उठाया और एम्परर की महिमा का उच्चारण किया। बाकियों ने भी स्टाफ उठाकर वही दोहराया। तेज रोशनी ने सबको घेर लिया। गेल भी रोशनी में चमका। उसने स्टाफ आगे बढ़ाया और पोर्टल खुलने का आदेश दिया। तेज रोशनी फूटी, पोर्टल बनना शुरू हुआ। कुछ ही क्षण में पोर्टल पूरा खुल गया। एक पैर बाहर निकला। शेरल ने ऊपर देखा, सोचा कि वो आखिर आ ही गया। ज़िरोन चौक में दिखाई दिया। आरो भौहें सिकोड़कर उसे देख रहा था। सैनिक एम्परर के पीछे पीछे निकले। शेरल ने उन्हें देखते हुए सोचा कि रेटिन्यू बड़ा होगा, लेकिन वैसा भी नहीं जैसा सोचा था। गेल ने अपना स्टाफ और ऊंचा उठाया, पोर्टल और बड़ा होने लगा। शेरल सचमुच हैरान हो गई। अनगिनत सैनिक पोर्टल से निकलने लगे। कम से कम 500 तो वहां थे। शेरल ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा कि अब डिथ्रोनमेंट का तमाशा बहुत बड़ा होगा। ज़िरोन पुड़कर मेज के पास गया, बोला कि ये जगह कम है, बाकी फौज को कैसल के बाहर बुलाओ। गेल घुटनों पर बैठा और हामी भरी। शेरल ने होंठ दबाए, सोचते हुए कि अब वो और कितने लोग लाना चाहता है। ज़िरोन उसके पास पहुंचा, ऊपर से देखते हुए बोला कि घर के मुखिया और एम्परर होने के नाते वो उससे एक गुजारिश करना चाहता है। क्या वो सुनेगी? शेरल थोड़ा झुककर बोली, हाँ। वो उसके और करीब झुका और बोला कि कैसल के बाहर एक बड़ा कैंप बना दे। शेरल ने सिर नीचे रखते हुए पूछा कि अगर वो सैनिकों की संख्या बता दे तो वो और तेजी से इंतजाम कर सकती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। नीचे देखते हुए ज़िरोन बोला, 1 लाख। शेरल चौंक कर ऊपर देखी, दोनों की नजरें मिली। दांत भींचते हुए शेरल ने सोचा कि क्या वो एक फ्यूनरल में जंग शुरू करना चाहता है। एम्परर के चेहरे पर साया सा पड़ा। उसने कहा कि नया लॉर्ड पहले वाले से कहीं ज्यादा आसान है। शेरल की भौहें कस गई ये सुनकर। फिलिप के साथ हंसते हुए एम्परर आगे बढ़ा और शेरल ने मुट्ठी भींच ली, सोचते हुए कि ये जितना चाहे अकड़ ले, इसका दौर खत्म होने वाला है। प्रिंस ने कुछ महसूस किया, एक भारी औरा। उसने अंदाजा लगाया कि ये अविरक की ताकत थी। गेल खिड़की से उन्हें देख रहा था। चेहरे पर धूर्त मुस्कान फैल गई। टावर पर हुए धमाके की याद करके बोला, अब बदला लेने का वक्त है। इजाबेल ने अपना सिर पकड़ लिया। सिसिलिया ने तुरंत नोटिस किया। चेहरा ढकते हुए इजाबेल बोली कि उसे वैल्टर की ताकत महसूस हो रही है और चिंतित होकर समझ गई कि अब उसे जितनी जल्दी हो सके आरों को ढूंढना होगा। उसने सिसिलिया के कंधे पर हाथ रखा, बोली कि चलो ड्यूक को ढूंढते हैं। सिसिलिया ने बिना मुड़े कहा कि वो पहले ही बता चुकी है कि फ्यूनरल से पहले उससे मिलना मुमकिन नहीं। इजाबेल ने उसे घुमाकर अपनी तरफ किया और चिल्लाई कि अब बहुत देर हो चुकी है। सबकी नजरें उनकी तरफ मुड़ गई। उसने भौहें सिकोड़कर कहा कि विवियन की एनर्जी नहीं बल्कि अविरक की बेटी की एनर्जी भी तेजी से बढ़ रही है और अगर दोनों एक साथ जाग गई तो ऐसी तबाही आएगी जिसे देवी विवियन भी नहीं रोक सकेगी। सिसिलिया बिल्कुल नहीं डरी, बस चुप रही। सिर घुमाकर उसने इजाबेल को चलने का इशारा किया। दोनों सड़क की तरफ बढ़ गई। आरो खिड़की पर खड़ा था, सबकी आवाजें सुनता हुआ। बाहर देखते हुए उसने कहा कि वहां सब मौजूद थे, बस वो नहीं जो मर चुका था। काइजर ने मुस्कुराकर लड़के से पूछा कि वो वापस जिंदा होगा, है ना? नजरें फेरते हुए आरो ने उसकी बात याद की, अपनी खुद की वापसी। वो आदमी हाथ पीछे बांधे खड़ा था। आरो उसकी तरफ मुड़कर पूछता है कि वो कब से जिंदा है। काइनस ने हैरानी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा कि वो गिनता तो नहीं, मगर शायद 1000 साल से ज्यादा। आरो ने सिर हिलाया
और कहा, इंसानी नजरिए से ये बहुत लंबा वक्त है। काइनस बोला कि उनकी किस्म के लिए वक्त की कोई अहमियत नहीं, बस जिंदगी मायने रखती है। आरो ने ऊपर देखते हुए कहा कि जिंदगी वाकई बहुत गहरी चीज है। फिर उसने काइनस को देखकर पूछा कि क्या उसने कभी किसी को ऐसा देखा है जिसकी पूरी हस्ती बदल गई हो या कोई वापस जिंदा आया हो। काइनस ने सिर हिलाकर कहा कि उसने कभी ऐसा सुना तक नहीं। आरो ने हल्का सा सांस छोड़ा और सोचा कि अगर वो खुद ऐसा इंसान हो तो काइनस क्या कहेगा। काइनस चुपचाप उसे देखता रहा। फिर चलता हुआ आरो से पूछता है कि क्या उसने कभी सोचा कि ड्रैगन इंसानी रूप में उसके पास क्यों आया। आरो ने नजरें फेर कर कहा कि ड्रैगन मजे लेना पसंद करते हैं, उसने सोचा होगा कि ये फन है। काइनस बिना कुछ बोले उसके पास से गुजरा, हल्का मुस्कुराकर बोला कि ये सही है। वो धन्य महसूस करता हुआ आया था और फिर मजा आने लगा, इसलिए रुक गया। फिर पीठ मोड़कर उसने पूछा कि क्यों ड्रैगन खुशियां ढूंढते रहते हैं। आरो ने हाथ चेहरे पर रखते हुए सोचा, फिर गुस्से में बोला कि अगर कुछ कहना है तो साफ साफ कहो, ऐसी बातों में घुमाओ मत। काइनस ने खिड़की की तरफ देखते हुए हामी भरी, गहरी सांस ली और कहा कि ये सब तब शुरू हुआ जब उनकी किस्म ने अपने होने पर सवाल उठाने शुरू किए। उसने अनगिनत जादुई सिंगों की तस्वीर मन में बनाते हुए कहा कि हजारों साल की उम्र पाना और हर तरह का जादू मनमर्जी से इस्तेमाल करना। इंसानों के लिए तो उनका एक आकार ही काफी था उन्हें रौन देने को। एक दैत्य ने ऊपर ड्रैगन की छाया देखी और वो उसे कुचल देता, फिर वो सिर उठाता, क्योंकि उनकी ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं था। काइनस ने उंगली उठाकर कहा, कोई रोक नहीं सकता था, बस खुदा छोड़कर। उसने उड़ते हुए ड्रैगन का जिक्र किया कि उन जैसे भी एक तकलीफ से गुजरते थे, सही मायनों में एक यातना, अपने होने का मतलब समझने की। उसने कहा कि वो ड्रैगन सोचते थे कि हम हैं क्यों, अमर, अजय, फिर हमारी वजह क्या है। फिर उनमें से एक उड़कर दूर चला गया। बाकियों ने उसे जाते हुए देखा। उस ड्रैगन के आखिरी शब्द यही थे कि वो आखिर तक जाएगा, अपने होने का मतलब ढूंढने। फिर एक छोटा ड्रैगन चट्टान के किनारे खड़ा था। वो उड़ने लगा और कुछ वक्त बाद उसने एक ड्रैगन को ढूंढा, लेकिन वो मर चुका था। छोटे ड्रैगन ने उसे सूंघा, फिर उसके पास लेट गया और काइनस बोला कि दुनिया की सबसे ताकतवर जीव इतनी यातना में था कि मर गया, और शायद मरकर ही उसने उस सवाल का जवाब पाने की कोशिश की जिसने हर ड्रैगन को पागल कर रखा था। खिड़की के बाहर देखते हुए काइनस ने कहा कि यही उसके पिता की मौत थी और इससे उनकी पूरी कौम हिल गई। और तभी से ज्यादातर ड्रैगन मौत को छोड़कर हर तरीका इस्तेमाल करते रहे जवाब तलाशने के लिए। वो इंसान बना और उसकी लंबी तलाश शुरू हुई। बर्फ में चलते हुए काइनस ने कहा कि ये तलाश ही उसकी खुशी बन गई। आरो ने पूछा, क्या इसी वजह से उसने इंसानी जिंदगी चुनी। काइनस ने कहा, कभी वो एल्फ बनकर रहा, कभी ऑक, मगर सबसे दिलचस्प इंसान की जिंदगी थी। उसने घुटनों में सिर रखकर इंसानी जज्बात, खुशी, गुस्सा, दर्द, सुकून, सबको महसूस किया जो एक ऐसी जान को मिलते हैं जिसे आखिरकार मरना ही है। धुआं उठता था और उसने सदियों में करोड़ों एहसास जिए, मगर फिर भी उसे अपने अस्तित्व का जवाब नहीं मिला। वो धुएं में बैठे हुए कहता है कि कुछ बातें अब समझ आने लगी है। आरो ने ध्यान से पूछा, क्या। काइनस ने सिर उठाया और कहा कि हमें वो बनाती है हमारी रूह, हमारा शरीर या जज्बात नहीं, बल्कि रूह की असलियत। आरो ने हाथ चेहरे पर रखकर पूछा, मतलब भूत-वूत की बात कर रहे हो। काइनस मुस्कुराया और कहा कि वो ईगो के बिना दिमाग की बात कर रहा है। रूह यानी किसी की पर्सनैलिटी जो वो हर रूप में याद रखता है, चाहे ड्रैगन बने या इंसान या जानवर। आरो ने भौहें सिकोड़ कर पूछा, इसका मुझसे क्या लिया देना। काइनस ने उसे याद दिलाया कि उसने खुद पूछा था कि अगर कोई इंसान बदल जाए या मरकर वापस आए तो। उसने आंखें बंद करते हुए कहा कि अगर आरो ऐसा इंसान भी हो तो उसकी रूह की असलियत नहीं बदली, या फिर शायद ये कहानी उसे अपने पिता की याद दिलाती है। आरो उलझ गया, पूछा कि वो उसे कैसा इंसान समझता है। काइनस मुड़कर बोला, एक ऐसा इंसान जो बहुत लोभी है, दूसरों को धोखा देने में मजा आता है और पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। आरो भड़क गया। काइनस मुस्कुराया और बोला कि उसे पता है कि आरो की हर हरकत इस टेरिटरी के लोगों को बचाने के लिए थी, चाहे और लोग ये न जानते हों, मगर वो जानता है। उसने आरो की आंखों में देखकर कहा कि चाहे वो पुनर्जन्म वाला हो या किसी और के शरीर में जी रहा हो, उसकी रूह आरो की है। वो इंसान जो खुद को दूसरों के लिए कुर्बान करता है। लड़का चुप होकर सोचने लगा। काइनस ने हाथ फैलाकर कहा कि उसने सदियों में ऐसा कोई नहीं देखा
जो अपने से न जुड़े लोगों के लिए भी इतना करे। उसने आरो की कलाई छूकर कहा कि फिक्र मत कर, बस वही करता रहे जो आरो हमेशा करता आया है। जाते हुए उसने कहा कि वो फ्यूनरल की तैयारियां संभालेगा। काइनस ने उसके पीछे दरवाजा बंद किया। दरवाजे को देखते हुए उसने वही शब्द दोहराए। गेल ने अपने पुराने रूप को याद किया। सोचा कि अगर हर चीज वो आरो बनकर करता रहा तो फिर गेल का क्या बचेगा। गेल बिस्तर पर लेटा था। दांत भींचते हुए उसने वो आवाज सुनी, मुहर टूटने की बात, और एक काली आकृति उसके ऊपर झुकी हुई थी। कहती कि अपने बच्चों को जगाओ। गेल झटके से उठा, सिर पकड़कर सोचता रहा कि उसे अपना शरीर वापस कब मिलेगा। पोर्टल की रोशनी खिड़की से अंदर पड़ रही थी। उसने तकिया फेंका, रोशनी और तेज हो गई और उसने चेहरा ढक लिया। गेल उठकर खड़ा हो गया। नए रूप ने राइनो का चेहरा पहना। चेहरा लगाते हुए उसने सोचा कि वो ये डरावना सपना अब और नहीं सह सकता। उसे आरो को ढूंढने जाना ही होगा। कुछ देर बाद वो गली में चल रहा था। एक पोर्टल ने उसका ध्यान खींचा। उसमें से किसी की परछाई निकली। वो जल्दी से कोने में छिप गया। राइनो ने सावधानी से झांका और पोर्टल से निकलते हुए अपने पिता को देखा। कुछ घंटे पहले मेज पर ढेर सारा खाना था। ज़ेरोन बीच में बैठा था। ग्रन ने उसकी तरफ देखा। उसने भी दूसरे लार्ज की तरफ देखा। ग्रन फिर ज़ेरोन की तरफ देखने लगा, हल्का सा भौहें सिकोड़कर। उसे ये अजीब सी खामोशी समझ नहीं आ रही थी, जैसे सब पहले से तय करके बैठे हों। थोड़ा मुंह खोलकर बादशाह ने बैरन से बात शुरू की। लड़की मुंह तक खाना लिए हुई थी। प्लेट देखते हुए उसने कहा कि अफवाहें थी कि वो जंग में मारी गई। उसने आंखें बंद करके कहा कि वो बस अफवाहें थी। ज़ेरोन ने भौहें सिकोड़कर पूछा कि फिर उसने अब तक जंग का नतीजा रिपोर्ट क्यों नहीं किया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। मांस काटते हुए उसने कहा कि वो खुद जानता है, शायद इसी वजह से वो यहाँ आया है। सामने बैठा फिलिप इसे रुकावट कहता है। डची ने दांत दबाए। राजकुमार बोला कि जब बादशाह पूछे तो प्लेट तोड़ने की बजाय जवाब दो। कमरे में सब उसे देख रहे थे, ओछी मुस्कान लिए। फिलिप ने पूछा कि क्या लड़की इससे सहमत है। दोनों की नजरें भिड़ी। बादशाह ने उन्हें रोक दिया। उसकी नजर में शिकायत थी। कह रहा था कि एक लार्ड के फ्यूनरल में घर के लोग आपस में लड़ रहे हैं और समझ भी नहीं रहे कि क्या कर रहे हैं। दोनों ने सिर हिलाया। बैरन की तरफ देखते हुए उसने कहा कि वो उनके करीबी रिश्ते को याद रखेगा और ये भी कि उसने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। फ्यूनरल के बाद जांच होगी। लड़की ने झुककर कहा कि वो समझ गई। मन ही मन बीरेन सोची कि अगर तब तक वो बादशाह बना रहा तो क्या होगा। उठते हुए ज़ेरोन ने कहा कि जो उसने देखा उसके लिए अफसोस है, अब वो चलता है। फिलिप उसके पीछे गया। गलियारे में चलते हुए राजकुमार बोला कि लॉर्ड्स अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हैं, शायद फ्यूनरल के दौरान कुछ करने की सोच रहे हों। हाथ हिलाते हुए उसके पिता ने कहा कि उसे मालूम है और उसने पहले ही इसके लिए इंतजाम कर रखा है। वो गेट की तरफ बढ़ा। पहरेदारों ने उसे देखा। भाले उठाकर पूछा कि वो कौन है। उसने हाथ ऊपर करके कहा कि वो पैस का सेवक है। पहरेदार गुस्से में बोले कि इस जमीन पर लोग देवी विवियन को मानते हैं और उसे तुरंत चले जाना चाहिए। तभी उनके पीछे कोई आया और दोनों गिर पड़े। उस आदमी ने उन्हें देखकर हैरानी से कहा कि उन्होंने पैस के सेवक को भगाया। विवियन के मानने वाले कितने बेरहम हैं। उसने मुस्कुराकर अपने साथियों से कहा कि इन्हें बाहर फेंक दो। कई लोग किले में घुस गए। उसने चोगा उतार दिया और डरावनी मुस्कान के साथ कहा कि अब पैस की रहमत दिखाने का वक्त है। नौकरानी ने दरवाजा खोला। शेरल बिस्तर से उठी। नौकरानी ने उसे हिलाकर कहा कि दुश्मन ने अंदर वाले किले पर हमला कर दिया है। पहले शेरल को कुछ समझ नहीं आया, फिर उसकी आंखें फैल गई। उसने पूछा कि दुश्मन कितने हैं और रोमेल और उसके सैनिक कहाँ हैं। घबराई नौकरानी बोली कि कैप्टन बाहर है, इसलिए उन्हें पता नहीं चल पाया और अंदर लगभग कोई गार्ड नहीं, पर दुश्मनों की गिनती बहुत ज्यादा है। शेरल ने दांत भींचकर सोचा कि ये क्या हो रहा है। उठकर उसने अपने चेहरे से घबराहट हटाई और कहा कि सब ठीक है। उसने चोगा पहना और नौकरानी से कहा कि बाहर मत जाना, छुप जाना, और खिड़की खोलकर कहा कि दरवाजा बंद कर लेना। शेरल फीनिक्स पर उड़ गई। आगे भागते हुए उसने सोचा कि पहले रोमेल को बुलाना चाहिए, मगर फिर आरों को जगाने की भी सोची। फिर खुद को थप्पड़ मारा कि ये भी गलत होगा। वो टॉवर की तरफ दौड़ी, वहीं से शुरू करेगी। पानी उसका स्टाफ घेर रहा था। घुमाकर उसने घंटी पर चोट की। उसके बजने की आवाज चारों तरफ फैल गई। पहरेदार ने साइड में देखा। शेरल उड़ते हुए बोली कि दुश्मन अंदर घुस चुके हैं। दौड़ते हुए उसने चिल्लाया कि हमला हो गया है। शायद सच हो, पर रोमेल सुनेगा
और दौड़ा आएगा। शेरल अंदर उतरी। उसे लगा हमला करना होगा। खड़े होकर उसने भाई को पुकारा। चारों तरफ देखा, वो नहीं था। आदमी ने जेब से एक नोट निकाला। आरो को याद आया, ये उसने दरवाजे पर पाया था। लिखा था कि सिसिलिया रात 3 बजे डंजन में उसका इंतजार करेगी। और आरो सोच रहा था कि उसे कैसे पता कि वो जिंदा है। उसने चारों तरफ देखा, सोचा कि अब तक तो वो यहाँ होनी चाहिए। तभी सिसिलिया दिखाई दी, उसे बुलाते हुए। आरो खुश होकर मुड़ा, मगर जो देखा उससे हैरान रह गया। पीछे एक सख्त नजर वाली महिला खड़ी थी। आरो उसके सामने खड़ा होकर हैरान था। सुनहरी बालों वाली लड़की ने सांस छोड़ी, आंखें बंद की और कहा कि ये एक लंबी कहानी है। इजाबेल आगे बढ़कर उसे धकियाते हुए बोली कि इसकी जरूरत नहीं। आरो की आंखों में देखते हुए उसने पूछा, क्या उसे पता है कि वो कौन है? आरो ने उसे देखा और कहा, क्या ये जानना मेरे लिए जरूरी है? फिर नजर फेर कर बोला, मैं व्यस्त हूँ, मुझे जाना है। पीछे मुड़े बिना औरत ने कहा कि उसे ये जरूर जानना चाहिए कि वो कौन है। आंखें बंद करते हुए इजाबेल बोली कि वो उसकी। फिर खुद को सुधारा और कहा कि वो असली आरो की माँ है। लड़के की आंखें हैरानी से फैल गई। सिसिलिया भी हैरान थी। आरो झटके से मुड़ा, सोचता हुआ, ड्यूक आरो की माँ? ये कैसे मुमकिन है? वो तो मर चुकी है। नजरें हटाकर उसने सोचा कि उसे अब तक क्या बताया गया था। वो तो ड्यूक आरो के ब्रांड टेरिटरी पहुंचने से पहले ही मरी बताई गई थी। फिर ये यहाँ कैसे? लड़के ने तलवार झटके से उठाई। भौहें कसकर पूछा कि वो कौन है और मरने का नाटक क्यों कर रही है। औरत ने बेरुखी से सिर घुमाया। उसका मुंह खुला रह गया। लड़का चिल्लाया, जवाब दो। औरत ने आंखें बंद की और बोली कि आरो और शेरल दोनों एक वेसल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, अविरक, यानी केओस के खुदा की नस्ल के बच्चों के लिए। उसके दिमाग में लाल धुंध में लिपटी आकृतियां उभरी और बोली कि जब उसके बेटे की रूह एक दूसरे जिस्म में चली गई, तब वैल्टर, बुरे खुदा के बेटे, की मुहर कमजोर होने लगी। आरो ने तलवार कसकर चीखते हुए पूछा कि इसका मुझसे क्या लेना? जवाब दो। औरत भी चीख पड़ी, कहते हुए कि अगर वैल्टर जाग गया तो ना वो बचेगा न एम्पायर। उसका चेहरा अंधेरा पड़ गया। वो चिल्लाई कि अगर अविरक वैल्टर की ताकत लेकर जिंदा हुआ तो पूरी दुनिया तबाही में डूब जाएगी। उसमें छोटे खुदा जैसे विवियन भी नहीं बचेंगे। फिर शांत होकर उसने कहा कि इस तबाही को रोका जा सकता है। इजाबेल की भौहें उठीं और बोली कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। तलवार को किनारे धकेलकर वो करीब आई। बोली कि वैल्टर की मुहर को स्थिर करने का एक ही तरीका है, आरो के जिस्म में मौजूद वैल्टर की शक्ति को उस आरो की रूह से मिलाना, जो इस वक्त दूसरे जिस्म में है। उसने हाथ उसके सीने पर रखा और आंखें बंद करके कहा कि यही केओस रोकने का एकमात्र रास्ता है। आरो ने नीचे देखा, सन्न रह गया। तलवार पकड़े हुए उसने पूछा कि उसकी रूह और ये जिस्म, इनको मिलाया कैसे जाएगा? औरत ने आंखें बंद की। बताया कि छोटे खुदाओं की ताकत वाले पवित्र रेलिक से और होली रेलिक्स लगभग पूरे हो चुके हैं। उसने पीछे खड़ी सुनहरी लड़की की तरफ देखा, फिर बोली कि बस आखिरी कड़ी बाकी है। हुड वाला आदमी आगे बढ़ा। उसके पास झुककर औरत ने फुसफुसाकर कहा, सिसिलिया ही विवियन का रेलिक है। आदमी ठहर गया, सोचते हुए कि अगर वो अपनी असली बॉडी में लौट गया तो दुनिया की तबाही रोकी जा सकती है। हुड के अंदर उसका दिमाग घूम रहा था। वो सोच रहा था कि अगर वो वापस लौटा तो बादशाह ज़ेरोन का क्या होगा, ब्रांड टेरिटरी का क्या होगा। फिर उसे अपने साथियों के चेहरे याद आए। कौन उनकी हिफाजत करेगा? चेहरों पर काली लकीर खिंच गई। वो सोचता रहा, इस जमीन के लोगों की रक्षा कौन करेगा? काली तलवार नीचे आई। सिर झुकाए आरो ने पूछा, सील कब शुरू होगी? इजाबेल ने सीने पर हाथ रखा और कहा कि अगर वो चाहे तो अभी भी शुरू हो सकती है। उसका मुंह थोड़ा खुल गया। आरो बोला कि जैसे ही ड्यूक आरो का शरीर वापस आ जाए और दुनिया सुरक्षित रहे। उसकी नजर तेज हो गई। क्या वो बादशाह को गिराने और इस किले के लोगों की जान बचाने की कसम लेगी? औरत ने खुश होकर हाथ जोड़ दिए। बोली कि वो अपने बेटे को मनाने की कोशिश करेगी। काले कपड़ों वाला आदमी मान गया। सिसिलिया उन्हें जाते देख रही थी। हाथ जोड़कर उसने ड्यूक को पुकारा। इजाबेल पीछे मुड़ी और कहा कि चलो विवियन की सुरक्षा के लिए निकलते हैं। आरो सीढ़ियां चढ़ने लगा, फिर रुका और पूछा कि अगर विवियन का रेलिक इस्तेमाल हुआ तो सिसिलिया का क्या होगा? औरत ने सिर हिलाकर कहा कि वो सेक्रेड रेलिक की ताकत खो देगी। आरो ने पूछा, मतलब? नजर झुकाकर वो बोली, वो मर जाएगी। आरो दंग रह गया। उसे काइनस की बात याद आई कि चाहे वो जम लेकर लौटा हो या किसी और के रूप में जी रहा हो, उसकी रूह का असल चेहरा वही आरो है जो दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। उसे चिंता नहीं करनी चाहिए,
बस वही करना था जो वो हमेशा करता आया है, मानव आरो बनकर। लड़के ने धीरे से वही शब्द दोहराए, जो उसने हमेशा किया है वही करेगा। औरत ने घबराकर पूछा कि उसे क्या हुआ है। अचानक आरो ने तलवार घुमा दी, काला कपड़ा जमीन पर गिर गया। इजाबल चौंक गई, पूछती कि वो क्या कर रहा है। आरो ने काली नजर से कहा, गायब हो जाओ। उसने चमकती तलवार उसकी तरफ तानी, वो समझ नहीं पा रही थी। दांत भींचकर आरो बोला, दूर हो जाओ। इजाबल ने हाथ उठाकर चिल्लाया कि दुनिया तबाह हो जाएगी, चारों तरफ केओस फैल जाएगा। आरो ने भौहें चढ़ाई और कहा कि दुनिया रहे या खत्म हो, ये उसका मसला नहीं। उसने कहा कि वो एक भी इंसान को अपने सामने मरने नहीं देगा। या सब जिंदा रहेंगे या फिर सब एक साथ मरेंगे। उसकी उंगलियां तलवार पर कस गई। उसने कहा, उसने सुन लिया होगा, अब यहां से चली जाए। औरत गुस्से से देखती रही, फिर बोली कि वो पागल है और पछताएगा। इतना कहकर इजाबल चली गई। सिसिलिया आगे बढ़ी, उसे पुकारते हुए। फिर उसने उसे गले लगा लिया, चेहरा उसके कंधे में छिपाकर। आंखें बंद करते हुए उसने कहा कि दुनिया खत्म भी हो जाए तो भी वो उसके साथ रहेगी। आरो ने उसे थाम लिया, बोला, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। आरो पत्थर वाले कमरे में खड़ा था। तभी कमरा हिल गया, चीखें गूंजी और एक जादुई वार अंदर आया। काइनस कमरे में आ गया। दोनों उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। भौहें चढ़ाते हुए वो बोला कि उन पर दुश्मन फौज का हमला हो गया है। आरो ने हैरानी से सुना। वो भागा, सोचते हुए कि अगर वो लोग इनर फोर्ट्रेस तक पहुंच चुके हैं तो आउटर डिफेंस टूट चुका होगा। घंटी का टॉवर याद करके उसने सोचा, अलार्म भी नहीं बजा, मतलब अंदर ही कोई जासूस है। वो काइनस के पास गया, पूछा कि अटैकर्स कौन है। तभी कोने से एक जादुई वार निकला। बिना मुड़े ड्रैगन चिल्लाया कि वो इसकी जांच कर रहे हैं और आरो सवाल छोड़कर तुरंत किसी सुरक्षित जगह चला जाए। लाल बालों वाला लड़का उसे चुपचाप देखता रहा। फिर उसने अपनी चोगे का कपड़ा झटके से खींचा और चेहरे पर बांध लिया। सिसिलिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसने कहा कि वो उसके साथ दफ्तर चले, यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं। लड़के ने तने हुए काइनस की तरफ साइड से देखा। वो सामने खड़ा बोला कि जैसे ही मदद पहुंचेगी वो उसके लिए वक्त खरीदेगा, इसलिए उसे इस मौके का इस्तेमाल करके बाहर निकलना होगा। वो इनर गेट खोलेगा। कमरा हिला और मदद की चीख आई। आरो चौंक गया, उसे फौजी याद आए। काइनस ने उसकी बातें सुनी और जब लड़के ने साफ इनकार किया तो उसने तीखी नजर से देखा। पक्के इरादे से आरो बोला कि वो उसके साथ मिलकर लड़ेगा। काइनस ने भौहें सिकोड़कर गुस्से में कहा कि वो आधिकारिक तौर पर मृत है। बादशाह को सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। आरो ने चेहरे पर बंधी पट्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब तक वो साथ है ऐसा नहीं होगा। ड्रैगन ने आंखें तंग करके उसे देखा। पीछे लड़की भी ओआरसी के पीछे भाग रही थी। आरो को याद आया, काइनस ने उसकी आंखें ढंककर कहा था कि उसका रूप बदलने वाला जादू सिर्फ 15 मिनट तक चलेगा। उन्हें उसी वक्त से पहले दफ्तर पहुंचना होगा। उस ओआरसी की खाल के पीछे आरो ही था और उसे बात समझ आ रही थी। उधर दुश्मन ने बूढ़े आदमी को पकड़कर पूछा, आरो कहाँ है? और जवाब मिला कि वो मर चुका है। आदमी चुप रहा, नीचे देखा, फिर अचानक वार कर दिया। डरे हुए गांव वालों ने उसकी दहाड़ सुनी कि अगर सच नहीं बताया तो वही अंजाम होगा। हथियार ताने दुश्मन चिल्लाया, आरो कहाँ है? लड़की रोते हुए गिड़गिड़ाई कि वो सच में मर चुका है। आदमी की आंख लाल हुई और बोला कि अगर वो नहीं जानती तो मर जाए। उसने छड़ी घुमाई, लेकिन अगले ही पल ठिठक गया। उसकी पीठ पीछे क के रूप में एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने दुश्मन को जोरदार मुक्का मारा। वो उड़कर गिरा। उसके साथी हैरान थे, उनकी आंखें लाल चमकी। ओआरसी के मुंह से धुआं निकला। वो गरज कर बोला कि वो सबको मार डालेगा। काइनस ने उसे देखते हुए सोचा कि आवाज तो कुरोक जैसी लग रही है, लेकिन दिमाग उसकी तरह नहीं है, ध्यान रहे कि पकड़ा न जाए। ओआरसी ने छाती पीटी और चीखा कि सब मर जाए। दुश्मन तने हुए चिल्लाए, इसे मारो। आरो ने पीठ से क्लब निकाला। उसे याद आया कि काइनस ने कहा था ये हथियार शेप शिफ्टिंग स्पेल से बदल गया है। अगर उसने इसे दुश्मन पर जानलेवा हालात में चलाया तो ये असली रूप में लौट आएगा, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना। दो दुश्मन आगे बढ़े, स्टाफ ताना। आरो ने भौहें सिकोड़ ली, फिर पीछे कूदकर वार से बच गया। एक हरे कोहनी का वार दुश्मन के जिस्म में धंसा और उसे उड़ाकर फेंक दिया। ओआरसी ने बचते हुए उसके सिर पर वार किया, फिर थोड़ी पर मुक्का मारा। वो गिर पड़ा। दो और खड़े रह गए, हैरान।
आरो ने दहाड़ लगाई, बाहें फैलाकर। दुश्मन घबरा कर भागे, चिल्लाते हुए कि ये तो राक्षस है। आरो ओआरसी के जिस्म में उनके पीछे भागा। हवा ने कुरो के बाल उड़ा दिए। पीछे लोग गिर रहे थे, वार चमक रहे थे। सिसिलिया ने साइड में देखा और चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? दुश्मन की लाशें दिखी, सफेद कपड़ों वाले लोग तने हुए थे। सिसिलिया ने कहा कि चुपचाप देखते रहो। हथियार पकड़कर वो उसकी तरफ बढ़े, चीखते हुए कि उसे मार डालेंगे। ओआरसी झपटा, लेकिन सिसिलिया पहले ही कूदकर वार कर चुकी थी। दुश्मन उड़कर बाकी लोगों से टकराया। लड़की उछली, उसकी ताकत ने सबको गिरा दिया। ओआरसी रुक गया, हैरान। संत उसकी तरफ भागी और उसका हरा हाथ पकड़कर बोली कि उनके पास वक्त कम है। आरो ने ओआरसी के जिस्म से लाशों को देखा और बोला कि ये काफी नहीं, गांव वाले अभी भी वहां है। उसने दांत भींचे और झुंझलाकर चुप हो गया। वो तीनों तेजी से भागे। अंधेरे दरवाजे आगे दिखाई दिए। आरो ने कहा, बस पहुंच गए, अब बाय। वो दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन सामने भीड़ थी। शेरल ने उसे देखकर मुंह खोल दिया। एक आदमी मुड़ा, सिसिलिया को देखकर बोला, ये वही है, उनकी कल्ट लीडर? फिर उंगली तानी और उसके मरने का हुक्म दिया। लाल आंखों वाले योद्धे मुड़े। आदमी ने बाहें फैलाकर कहा, सबको खत्म कर दो। दुश्मन बढ़े। ओआरसी ने मुट्ठियां कसी। तभी रोशनी की धारें आकर दुश्मनों के सीने चीर गई। एक आदमी तलवार पकड़े खड़ा था, फिलिप। वो बोला, तुम लोग शोर मचा रहे हो। मेरी नींद खराब हुई। गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने दांत भींचकर कहा, ये बादशाह का हुक्म है। लेकिन फिलिप ने उसकी गर्दन पकड़ ली, उसे उठा लिया और धमकी दी कि एक शब्द और बोला तो जान से जाएगा, और बेपरवाही से उसे दबोच लिया। फिर उसकी नजर पीछे जलती आग पर गई। शेरल आगे आई, सटाफ उठाए, गुस्से में दांत भींचकर पूछा, क्या ये तुम थे जिसने उसके भाई का जनाजा बर्बाद किया और यहाँ के लोगों को मारा? लड़की ने उसे घूरा और कहा, वो अकेला ये सब नहीं कर सकता। फिलिप ने आंखें बंद कर हल्का सा सिर हिलाया। उसने पूछा, किसने कहा था ये सब करने को? उसने चमकता सटाफ उसके करीब ले जाकर आदेश दिया, बोलो। आग उसके चेहरे तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन फिलिप ने उसे पीछे फेंक दिया। लड़की चौंक कर बोली, तुम क्या कर रहे हो? फिलिप ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वो अपनी कजिन को कातिल बनने से रोक रहा है। घायल आदमी अपनी गर्दन पकड़कर बोला कि उसने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वो इस इलाके पर हमला करने आया बच्चा था, बस एक बेवकूफ बच्चा। क्या ये सच है? गुस्से में शेरल ने सटा फिलिप पर तान दिया, पूछकर कि असल वजह क्या है उसे छोड़ने की। प्रिंस शांत रहा, मुंह थोड़ा खुला, और बोला कि ये किला बादशाह की रिहाइश है और कप्तान पहरादार होने के नाते वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा जो बादशाह की सुरक्षा को खतरा दे। फिर उसने घायल आदमी की कॉलर पकड़कर कहा, बस बहुत हो गया। शेरल नाखुश होकर पीछे हट गई। वो उसके सामने खड़ी थी और उसने सुना कि अगर उसे उसके कामों से एतराज है तो जाकर खुद बादशाह से बात करे। लड़का ओआरसी के पास से गुजरा और आरों का हाथ हरा होना बंद हो गया। उसने जल्दी से पीछे छिपा लिया और देखा कि प्रिंस उस आदमी को घसीटते हुए गलियारे में ले जा रहा है। नकली ओआरसी पूरी तरह तनाव में था। उसे लगा अब बहुत करीब है। फिलिप के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। पीछे देखते हुए उसने सोचा कि उसे पता था वो अभी भी जिंदा है। चलते हुए प्रिंस ने सोचा कि वो बड़े मजे से देखेगा कि लोग कैसे उसे एम्परर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शेरल उसके पास दौड़ती आई और सिसिलिया को बुलाया। डरते हुए लड़की ने पूछा, आरो कहाँ है? क्या उसने उसे नहीं देखा? ओआरसी ने खुद पर उंगली रखकर कहा, वो यही है। शेरल हैरान रह गई। फिर लड़ाई भड़क उठी और आरो और उसकी टुकड़ी ने मिलकर उन सब दुश्मनों को खत्म कर दिया जो किले में बचे थे। ज़ीरोन ने बंधे हुए सैनिकों को ले जाकर कैद किया ताकि उनसे ये पता लगाया जा सके कि इस बेहुदा हमले के पीछे असल मकसद क्या था। अगले दिन सब लोग सिंहासन कक्ष में चढ़े। आदमी ने लड़के की तरफ देखा और पूछा, क्या ये सच है कि बादशाह ने सबको बुलाया है? उसने कहा, हाँ, शायद सुबह जो हुआ उसी की वजह से। ठुड्डी छूते हुए आदमी बोला, अगर ऐसा है तो शायद बादशाह कुछ पूछना चाहते हैं। दाढ़ी वाले ने मुंह फेरते हुए कहा कि अगर उन्हें शक है कि ये हत्या की कोशिश थी तो ऐसे में फ्यूनरल से पहले हमला करना सिर्फ एक ही हालात में मुमकिन था, जब इरादा खुद बादशाह को मारने का हो। तभी कक्ष के दरवाजे खुले। ज़ीरोन बंधे हुए आदमियों के साथ अंदर आया। शेरल ने हाथ सामने जोड़कर सिर झुका दिया और पहले मेहमानों से माफी मांगी कि फ्यूनरल के बीच इस तरह की अव्यवस्था हुई। सभी हैरान थे जब उन्होंने कहा कि पिछली रात के हंगामे का जिम्मेदार पेर्स चर्च का पोप था। लड़की की आंखों पर साया गिरा।
उसने कहा ये सच है, लेकिन ब्रांड की नई शासक होने के नाते वो नहीं मानती कि उसने ये अकेले किया। सिर झुकाकर उसने कहा कि उसकी मैजेस्टी की मुख्य सेना बाहर से इनर कैसल की रक्षा कर रही थी और ब्रांड की सेना अंदर से, और जिसने भी पोप की मदद की, जिसने फ्यूनरल बिगाड़ी और यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचाया, आज उसे सजा मिलेगी। भीड़ चिल्लाई कि वो अकेला नहीं हो सकता, पोप कहा है। लोग बेचैनी से इधर उधर देखने लगे। तभी फिलिप एक आदमी को घसीटते हुए अंदर आया और बोला, ये रहा वो। उसने आदमी को फर्श पर फेंका और उसकी पीठ पर पैर रख दिया। झुककर उसने कहा, अफवाह है कि इसके पीछे कोई और भी था, तो बताओ वो कौन है। सबने कड़े चेहरे से एक दूसरे की तरफ देखा। शेरल ने बाहें बांधकर कहा, उसी से पूछकर पता करते हैं। तभी दरवाजे से आवाज आई कि उसकी मैजेस्टी बादशाह आ रहे हैं। शेरल उस तरफ मुड़ी और सबको आदर दिखाने को कहा गया। शानदार अंदाज में ज़ेरोन अंदर आया। वो बंधे आदमी के पास रुका। डरा हुआ कैदी कुछ कहना चाहता था। ज़ेरोन ने उसका मुंह बांधा कपड़ा नोचकर उतार दिया। आदमी चिल्लाया, आप उन्हें बता दीजिए कि मैंने ये अकेले नहीं किया, जल्दी बताइए। वो उसके पैरों में बैठकर विनती करता रहा, लेकिन ज़ेरोन तमतमाया हुआ बोला, तुम मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैं कुछ बोलूं?